नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ चारों मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और देखें, इस वक्त दिल्ली में धूप खिली हुई है, बड़ा अच्छा मौसम है, सर्दियां थोड़ी थोड़ी चटती जा रही हैं, पीछे जा रही हैं। लेकिन मुंबई में जहां सर्दी पड़ती नहीं, वहां राजनीतिक तापमान गिरता जा रहा है। मतलब रिश्तों में जो है वो सर्दी बढ़ती जा रही है। और अब तो चुनाव हो चुका, इसके बाद भी ये हाल है। मैं आपको बता रहा हूं खबर, बड़ी खबर है। महाराष्ट्र से बीएमसी चुनाव के बाद बीजेपी का बीएमसी पर कब्जा करने का सपना तो पूरा हो गया। कब्जा शब्द ठीक नहीं है, जीतने का, मेयर बनाने का, लेकिन दावा है अभी मेयर का, बना नहीं है। और मेयर बनाने की राह में कई मुश्किलें सामने दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं आया है बीएमसी में। शिंदे सेना के साथ मिलकर जरूर उनके पास बहुमत है, लेकिन कल एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद लगा कि अभी खेल बाकी है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 29 के 29 नगर सेवक यानी कि पार्षद मतलब कॉर्पोरेटर, उनको एक होटल में शिफ्ट कर दिया गया है। और मेयर पद को लेकर सस्पेंस इस वक्त पूरी तरीके से बरकरार है और इसको और हवा दे रहे हैं दूसरी तरफ से उद्धव ठाकरे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्विट्जरलैंड के डावोस रवाना हो चुके हैं। अब मुख्यमंत्री शहर में नहीं है और एकनाथ शिंदे ने अपने कॉर्पोरेटरों को या जो चुने हुए लोग आए हैं उनको भेज दिया है होटल में। और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हो सके क्या, कौन जाने, देवा चाहे तो हमारा भी मेयर बन सकता है। अभी एक हफ्ते का वक्त बाकी है इस सब कुछ होने में। अब इस एक हफ्ते में क्या होगा? देवेंद्र फडणवीस दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चले गए। वो 24 जनवरी तक बाहर है। मतलब मुंबई का मेयर कौन बनेगा, इसका फैसला 24 जनवरी के बाद होगा। खबर मैंने आपको बताई कि डर किस बात का है एकनाथ शिंदे को और किससे डर है। लोग कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि डर बीजेपी से ही है, कि बीजेपी कहीं उन्हीं के कॉर्पोरेटर लेकर के अपना मेयर ना बना रहे। हालांकि इसकी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती। क्यों बीजेपी अच्छी खासी चलती गाड़ी को बीच में पंक्चर करने की कोशिश करेगी? तो फिर किसी और से डर है। किसी और का मतलब है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, वो काफी पीछे छूट गए। लेकिन अगर उसमें आप उद्धव ठाकरे को, कांग्रेस को, जो कुछ और निर्दलीय जीत किया है उनको जोड़ दें, और अगर उसमें कुछ 2, 5, 10, 20 जो हैं इधर शिंदे सेना के भी टूट के आ जाएं, क्योंकि दल बदल कानून नहीं लागू होता लोकल बॉडी के इलेक्शन में, तो फिर वो अपना मेयर बनाने के प्रयास भी कर सकते हैं। तो क्या एकनाथ शिंदे को अपने कॉर्पोरेटरों के टूटने का डर उद्धव ठाकरे से दिखाई दे रहा है? ये सारी खींचतान जो है ये इस वक्त चल रही है। और महायुति में सब कुछ ठीक है ऐसा नहीं है। शिवसेना शिंदे गुट के पास 29 पार्षद हैं। ताज होटल उनका नया ठिकाना है। एकनाथ शिंदे होटल में जाकर के आज अपने कॉर्पोरेटरों से मुलाकात कर सकते हैं। शनिवार को मतलब कल महाराष्ट्र सरकार की एक कैबिनेट मीटिंग भी हुई थी और उसमें दोनों मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार नहीं गए थे। वहां ये नाराजगी जताने का सबसे आसान तरीका है कि कैबिनेट की मीटिंग में मत जाओ। पहले भी कई बार ऐसा हुआ, कल भी यही हुआ। अब शिवसेना की तरफ से कहा गया शिंदे साहब की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो नहीं गए। तो अजीत पवार उनको देख के बीमार पड़ गए क्या? तो वो क्यों नहीं गए? बीएमसी की 227 सीटें हैं। बीजेपी के पास है 89, 89, शिवसेना के पास है 29, अजीत पवार की पार्टी को मिली है 3। इनको सबको जोड़ दीजिए तो 114 जो बहुमत का आंकड़ा उससे बहुत ऊपर है। अब खबर यह भी आई कि शायद एकनाथ शिंदे ने यह बात रखी है कि उद्धव ठाकरे अब तक 25 साल तक राज करते रहे, लेकिन अब इस साल ये शताब्दी वर्ष है बाला साहब ठाकरे का, उनका जन्म शताब्दी वर्ष है ये। तो इस अगर मेयर शिवसेना का ही बने तो अच्छा है। मतलब जिसको आए 79 वो तो अपना मेयर ना बनाए, और जिसको मिले 29 वो कह रहा है कि हमारा मेयर बना दीजिए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि मेयर बनेगा तो बीजेपी का बनेगा, और यह फैसला पूरा तब होगा जब वो वापस आकर के डावोस से, वो स्विट्जरलैंड से वो वापस लौटेंगे। तो ये सब कुछ वहां चल रहा है। अब इसमें किसकी क्या कहानी है वो आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ बयान सुना देता हूं। पहले उद्धव ठाकरे को पहले आप जरा सुन लें। उनका कल का दिया स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ जा रहा है। वो मातोश्री में शिव सैनिकों से बात कर रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा क्या अभी भी आप अपना मेयर बनाने का दावा करेंगे? तो उन्होंने कहा देवा चाहे तो क्यों नहीं हो सकता। गद्दार विकले गेले पण निष्ठा विकत नाही घेऊ शकले। निष्ठेला मी मानाचा मुजरा करतो। जबाबदारी आता आपली वाढलेली आहे। मी तुम्हाला सगळ्यांची पहिल्यांदा मी दिलगिरी व्यक्त करतो, कारण आतमध्ये जरा नगरसेवकांशी बोलत होतो, त्यांना सुद्धा हेच सांगितलं की आता आपली खरी जबाबदारी वाढलेली आहे। आपला महापौर व्हायला पाहिजे हे तर स्वप्न आहेच।
उद्धव ठाकरे ने कहा कि देवा चाहे तो हमारा मेयर बन जाएगा, तो देवेंद्र फडणवीस ने बोला किस देवा की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले देवा की बात कर रहे हैं या मेरी बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहां देवा भाव बोलते हैं। इतना ही नहीं है, अब आप सुनिए, उद्धव ठाकरे ने इसके बाद ये दावा किया कि हम हारे नहीं हैं, हम हारे नहीं हैं, मुंबई में हमें वोट मिला है और मराठी मानुष तो हमारे पीछे खड़ा था, तभी हमको 65 सीटें आई। जो भी काम हमने पिछले 25 साल में किया, खास कर कोविड के समय में किया, तो मुंबई के मतदाता हमारे साथ रहेंगे और वो रहे भी, बिल्कुल नहीं रहे ऐसे नहीं बात हुई है। और खास कर मराठी इलाका जो है, वहाँ के सारे मराठी जो जनता है वो हमारे साथ है ही, और साथ ही साथ कोई नॉन महाराष्ट्रियन भी है, अन्य धार्मिक भी है, वो भी हमारे साथ है। अपेक्षा तो और थी ही, अगर हमारे 100 भी आ जाते तो लगता अरे और 25 आने चाहिए थे। तो ये तो हमेशा रहेगी और रहनी चाहिए, इसलिए तो काम करना पड़ता है। हमें मराठी वोट मिला, हमें गैर मराठी वोट भी मिला, हमें अन्य धार्मिक वोट भी मिला, मतलब मुसलमानों का वोट भी मिला, ये दावा कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। कहां से कहां पहुंच गए चलते चलते। लेकिन सर मैं आऊं जरा एक मिनट, जरा संजय राउत की बात सुन ले, मसाला उसमें ही होता, मसाला संजय राउत ही देते। उन्होंने कहा शिंदे जी की बीजेपी को जो जरूरत थी वो जरूरत खत्म हो गई, लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, अब कॉर्पोरेटर का चुनाव भी हो गया, अब शिंदे जी की कोई जरूरत बीजेपी को नहीं है, तो शिंदे जी सोच लें उनको आगे क्या करना है। फिर अजीत पवार पर उन्होंने कहा कि अजीत पवार और बीजेपी के रिश्ते बहुत खट्टे हो चुके हैं, क्योंकि अजीत पवार ने बहुत कुछ सुना दिया इस चुनाव में बीजेपी को और देवेंद्र फडणवीस को, और अब उनको अपने चाचा के साथ मिलकर पार्टी और परिवार एक कर लेना चाहिए। कहते क्या मुंबई जीत नहीं पाएंगे, उनको पूरा विश्वास था मुंबई जीत नहीं पाएंगे, और मुंबई उसने जीती भी नहीं है। ये टेम्पररी फेज है, मुंबई इस तरह से आप जीत नहीं सकते। मैंने कहा ना कि हमारे पार्टी में जयचंद बनाकर आपने शिवसेना तोड़कर पहली बार मुंबई में आपका मेयर बिठाने का सपना आपने पूरा किया है, बाकी कुछ नहीं। अगर जयचंद नहीं होता तो बीजेपी कोई आसान नहीं होता। ये चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे का अधपतन शुरू होगा। अब एक सर्कल पूरा हो गया है, और वो सर्कल पूरा हो गया है महानगर पालिका चुनाव तक, लोकसभा, फिर विधानसभा, फिर नगर पंचायत, और फिर अब महानगर पालिका। अब बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं है। सर्कल पूरा हो गया या किसी की राजनीति पूरी हो गई, यही समझेंगे हम। आइए मेहमानों के पास अब शुरू होते हैं आज की कहानी। सर क्या चल रहा है समीर जी, क्या एकनाथ शिंदे रूठे हुए हैं? क्यों? अरे जीतने के बाद कौन अपने विधायक रखता है होटल के अंदर, ये पार्षद? देखिए, ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एकनाथ शिंदे इस बात को अब जानते हैं कि भाई बिना उनके समर्थन से भारतीय जनता पार्टी को बनाना बहुत मुश्किल होगा, और जिस स्थिति में जो सिचुएशन फंस गई है, तो अब वो चाहते हैं कि मेयर के लिए समर्थन देने से पहले बाकी जो बीएमसी की जो पोस्ट होती है उसको लेकर पहले कंफर्मेशन ले लिया जाए कि मेयर आपका बनेगा, तो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन आप हमको दीजिए, फिर कमर्शियल कमेटी का चेयरमैन आप हमको दीजिए, ट्रांसपोर्ट हेल्थ डिपार्टमेंट कौन देखेगा, क्या इस स्थिति में उपमहापौर का पद क्रिएट किया जाएगा, उपमहापौर का पद एकनाथ शिंदे को जाएगा? नहीं होता। अगर आप गठबंधन में आप दे देंगे, लेकिन नाम का सिंबॉलिक नाम का रहेगा, उसको कोई पावर नहीं रहता है इतना बार्गेन करने के। देखिए, मुझे लगता है कि 89 इनके 29 नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 89 आने पे आप सारे, ऐसा भी नहीं कि 89 आ गए तो आप सारे पद आप रखोगे, मेयर भी आप अपना रखोगे, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी आप रखोगे, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है उसका हेड भी आप अपना रखोगे। वैसे भी बीएमसी के अंदर प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके जितने कॉर्पोरेटर होते हैं उसके हिसाब से पद दिया जाता है। अच्छा। तो अब देवेंद्र फडणवीस जिस बात को जानते हैं कि भाई मेरे पास 80 है तो मेरे लिए मेयर बनाना बहुत आसान है, और एकनाथ शिंदे जानते हैं कि भाई बीएमसी बेसिकली जो चलाता है वो कमिश्नर चलाता है। कमिश्नर भारतीय जनता मतलब केंद्र सरकार जो मुख्यमंत्री होती है, प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है उसका भरोसेमंद होता है। जो बीएमसी में कमिश्नर है वो देवेंद्र फडणवीस के बहुत ट्रस्टेड है, तो कमिश्नर उनका हो गया, मेयर उनका हो गया, तो ये कहेंगे कि भाई कम से कम अब मुझे स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन ये मान लिया, ये हो सकता है बीजेपी दे भी दे। मैं पूछ रहा हूं इनको ये होटल में क्यों रखे हैं पार्षद, किससे डर है इनको? नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी उनको लग रहा होगा कि शायद कोई ऐसी स्थिति हो कि जो मेरे एमएलए जो पार्षद कॉर्पोरेटर मेरे जीत के आए उसमें से कुछ जाने की संभावना हो, या ये भी हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि पहले बैठकर यहाँ पर मैं अपने कॉर्पोरेटर से बैठकर पूरी बात कर लूँ सारी चीज़ों को लेके, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है, क्या रणनीति बनाना है। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने अभी 2 दिन के लिए रखा है, क्योंकि बहुत दिन रख नहीं सकते। देखिए, देवेंद्र फडणवीस आज दावोस चले गए, वो 25 तारीख के पहले आएंगे नहीं, और कल और परसों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, तो दोनों वैसे भी व्यवस्था बने रहेंगे। तो 7 दिन कोई होटल ताज में रखेंगे नहीं, कॉर्पोरेटर भी 7 दिन रहेंगे नहीं,
मुझे लगता है कि ये 2 दिन रखेंगे, बातचीत हो जाएगी, उसके बाद कॉर्पोरेटर अपना मतलब भाई बार्गेनिंग चल रही है बीजेपी और शिंदे जी के बीच में। लेकिन फिर ये क्या उद्धव ठाकरे अभी कोई चांस देख रहे हैं इस सब में क्या, जो उन्होंने कहा देवा चाहे तो बन जाएगा हमारा इंडिया? नहीं, मुझे लगता है वो देवा गणपति बप्पा की बात कर रहे हैं, देवा ऊपर वाले देव की बात कर रहे हैं, और इस तरह से बात करने पे थोड़ा आसानी हो जाती है कि शिंदे कैंप में खलबली हो जाती है। और चूंकि शिंदे निकल के जहां से आए हैं, कितना भी वो कॉन्फिडेंस दिखाएं, और मैं मानता हूं ये एकनाथ शिंदे बहुत ताकत और बहुत शानदार नेता हैं। एक ऐसे पार्टी को खींच के लेके चले आना तो ये आसान काम नहीं होता है जो परिवारवादी पार्टियां होती हैं। तो इसलिए शिंदे को आप बार बार प्रशंसा कीजिए, बार बार मानिए कि वो बहुत बड़े नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। अब चूंकि सीटें उनकी 29 रह गई, अब ये थोड़ा सा समीर जी ने पता नहीं क्यों आज थोड़ा हल्का हाथ रखा। अरे भाई, होटल में पार्षद, अरे विधायक तो थे नहीं कि आने में 2 दिन लगेगा, बड़ा दूर दूर तक है, महाराष्ट्र मुंबई की बात है, गाड़ी उठाएगा चला आएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे को डर लगता है कि कहीं उनके पार्षद कहीं और शिफ्ट न कर जाए। और देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति सचमुच बड़ी विचित्र है। कभी कोई तय करता है और वो यहां से निकलकर अपने सहयोगी के यहां पटका पहन लेता है, यानी एनसीपी के लोग चले जाते हैं उधर, बीजेपी के लोग उधर चले जाते हैं, शिवसेना के लोग उधर चले जाते हैं, और ये आपस में एक दूसरे से शिकायत भी करते रहते हैं, भाई ये यहाँ राजनीति यहाँ। आपको याद होगा चुनाव के पहले शायना एनसी जो भाजपा से गई थी उधर चुनाव लड़ने के लिए, अभी आजकल वहीं है। तो मैं मतलब ये भी नहीं समझना मुश्किल हो, ये समझना मुश्किल होता क्या है, लेकिन मूल रूप से देवेंद्र फडणवीस कमांड में दिखते हैं, वरना वो दावोस नहीं जाते। देखिए, इसको ऐसे समझिए, वो कमांड में है, उनको पता है कि कितने नंबर उनके पास हैं। और जहां तक एकनाथ शिंदे की हो सकता है थोड़ा बार्गेन कर रहे हो, लेकिन शिंदे जी भी क्या बार्गेन करेंगे। आज का अखबार जरा देखिए, आज के अखबार में उन्होंने महायुति की प्रशंसा, मतलब बधाई दिया है, और उसमें सबसे मतलब नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, नितिन नवीन भी हैं। ये होंगे अब तो शिंदे जी के उसमें है, ठीक है। तो आप जरा समझिए, भाई जेपी नड्डा नहीं, नितिन नवीन है। ये लोग जो इलेक्शन से पहले आप याद कीजिए, एक वक्त था जब इस बात की खबरें आई कि नाराज हैं एकनाथ शिंदे कि बीजेपी उनकी पार्टी के पदाधिकारियों को, नेताओं को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। तो फिर तो ये जीत के आए हुए लोग हैं, तो ये महायुति में आपस में कोई इधर से उधर चला जाएगा, मतलब ये अजीबोगरीब सी बात होगी अगर ऐसा होता है। तो भाई एक चलते फिरते कोलिशन को आप क्यों खराब करेंगे? लेकिन क्या अभी उनको उद्धव ठाकरे से अभी भी कोई खतरा महसूस होता है, जीतने के बाद भी, सरकार में होने के बाद? समीर जी से तो वो तो पूछ नहीं, लेकिन पहले कहानी तो आपको ये पूछनी चाहिए थी समीर जी से, जो आप पूछते नहीं है असली कहानी बताइए कि ये 29 ही क्यों आए शिवसेना शिंदे के? 11 किसने हराए, किसने कुछ हराया, जिताया, क्या हुआ? पहले तो वो वाला सवाल है। आप पहले सवाल से दूसरे सवाल पर आ गए। तो फर्स्ट सेमेस्टर पर पहले बात करें, वो समीर जी बता सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के पास 89 सीट्स आई हैं, तो अभी 25 सीट तो चाहिए ना, 25 कॉर्पोरेटर तो और चाहिए ना। आप ऐसा समझ रहे हैं कि 89 पर कमाल है ना? शिंदे जी साथी तो हैं। नहीं, तो शिंदे जी इसीलिए तो वहां चले गए, और वो हर्षवर्धन जी तो बॉम्बे रहे हैं, कह रहे हैं कि गाड़ी वहां से उठाते चले जाते, उठाते तो सही, चले किधर जाते ये तो नहीं पता ना। ये उठाते शब्द का इस्तेमाल कर, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा टफ है। वो देवेंद्र फडणवीस जी दावोस गए, 4 चीफ मिनिस्टर गए हैं वहां पे स्विट्जरलैंड, हमारे उसमें हेमंत सोरेन साहब भी हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हैं, तो और लोग गए हैं। इसका मतलब वो कॉन्फिडेंस में कोई ऐसा बहुत बड़ा गड़बड़ नहीं होने वाला। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने एक और बाउंसर फेंक दिया ना, बाला साहब ठाकरे की शताब्दी समारोह, तो वो एकनाथ शिंदे ने कहा है, सपोजिटली एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मेयर शिवसेना का ही बने, शिवसेना का ही बने, तो वो उसमें बाला साहब आ गए। शिवसेना का बन नहीं सकता, बनेगा तो बीजेपी का बनेगा, शिवसेना का बनेगा तो फिर उद्धव ठाकरे के साथ जाकर बनेगा। हाँ, मतलब बाला साहब के असली वैसे पॉलिटिक्स तो तब हो कि एकनाथ शिंदे और जो पूरा ठाकरे परिवार है, असल में बाला साहब ठाकरे की जो लेगेसी है वो एक साथ फेविकोल के साथ कुछ जुड़ जाए ग्लू में, लेकिन वो संभावना लग नहीं रही। हाँ, ये हम बात कर सकते हैं, वहां तो उसकी कोई संभावना नहीं। उद्धव ठाकरे का जो स्टेटमेंट आपने सुना, हमको मराठी, नॉन मराठी और धर्मों का वोट भी मिला, हम हारे नहीं। अन्य धार्मिक, देखिए वो 65 जो उनको मिला है उसमें वाकई उस 20% का कंट्रीब्यूशन तो बहुत बड़ा है मुस्लिम वोट का, और मुस्लिम वोट उनको मिला है, ये बात तो इससे तो इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां मुसलमानों को AIM को जिताना था, वहां मुसलमानों ने AIM को, जहां इस्लाम को जिताना था वहां इस्लाम को उन्होंने जिताया। उन्होंने अपनी वरीयता बहुत स्पष्ट तरीके से इसमें रिफ्लेक्ट किया है। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मेयर बनाने में कोई दिक्कत होगी। कांग्रेस पार्टी का 23 कॉर्पोरेटर किस दिन काम आएगा? यहाँ तो दल बदल कानून भी नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो बार्गेनिंग पोजीशन है ना, ठीक है, बार्गेनिंग पोजीशन शिंदे के पास है ही नहीं। देखिए, आज के दिन में पैसा किसके पास है?
पैसा में तो ये तुलना नहीं कर सकते ना। पैसा में तो भारतीय जनता पार्टी उन पर भारी पड़ेगा, 20% भारी पड़ेगा। और लोभ किस चीज का होता है? पैसे का ही तो होता है। पावर, पैसा, दो ही चीजें होती हैं। पद देने की स्थिति में कौन है? उद्धव ठाकरे देने की स्थिति में है। ऐसे आदमी के पास जो खुद ही कंगाल हो, उसके पास क्यों जाएगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने तो सिर्फ कह रहा हूं शिंदे जी के कॉर्पोरेटरों को नहीं है, कांग्रेस के कॉर्पोरेटरों को है। मैं दूसरी बात उद्धव ठाकरे भाई, इनको यदि अपने साइड लाएंगे तो दो ही कारण से लाएंगे, या तो पैसा देकर के लाएं, या दूसरी बात है पद देकर के लाएं। बिकने को तैयार होगा तो खरीदा ही हाँ। तो ऐसी स्थिति में उस स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी तो इन पर 20 ही पड़ेगा ना। तो कोई चांस नहीं है कि बीजेपी का पेयर ना बने। कोई शिंदे ये करके अपने प्रति अविश्वसनीयता पैदा कर रहे हैं, ठीक है जो गलत कर रहे हैं। मैं आपको अब जरा बात बताता हूं उत्तर प्रदेश की, वाराणसी को लेकर के बहुत सारी खबरें आपने इतने दिनों में सुनी थी कि वहां पर डेमोलिशन की ड्राइव चल रही है, सड़क चौड़ी करने के लिए, गलियां चौड़ी करने के लिए। तो वो काशी कॉरिडोर के पास दालमंडी इलाका है, वहां पर बहुत बड़ी डेमोलिशन ड्राइव चल रही थी। उसको वो एक विवाद उसको उछाल रही थी कांग्रेस और अखिलेश यादव। फिर 3-4 दिन से शुरू हुआ कि मणिकर्णिका घाट पर, जहां पर अंतिम संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, जो लोग वहां जाते हैं, तो उस घाट को लेकर के उसका भी नवीनीकरण किया जा रहा है। और वहां पर ये बताया गया कि मंदिर टूट गए। फिर बताया गया कि वहां पर अहिल्याबाई होलकर जी की एक प्रतिमा लगी हुई थी, बहुत पुरानी, वो प्रतिमा टूट गई। तो इसको बहुत उछाला। इसमें आपको याद है प्रियंका गांधी ने भी पोस्ट किया कि ये तो सनातन का भी अपमान है, संस्कृति विरासत का अपमान है। अखिलेश यादव तो बोल ही रहे हैं। तो इसको एक कैंपेन का रूप दे दिया गया। अच्छा, वहाँ लोकल लेवल पर नाराजगी वगैरह तो होती है, जहां भी हमने कल बात की, जहां भी किसी का घर, मकान, दुकान टूटेगा। अब ये मामला बड़ा है, ये तो हम लोग आपको बता ही रहे थे। इसकी पुष्टि कल हो गई जब योगी आदित्यनाथ को इस मामले में खुद चार्ज लेना पड़ा और उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और उन्होंने कहा कि यह काशी को बदनाम करने की साजिश है। एआई वीडियो बना करके, झूठे वीडियो बना करके कि प्रतिमा टूट गई, मंदिर टूट गए, ऐसे कैंपेन चला रही है, झूठे कैंपेन। उन्होंने खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का नाम लिया और उन्होंने कहा हम इस पर सख्त कार्रवाई भी करेंगे। फिर उन्होंने पूरा वाराणसी का कैसे कायाकल्प हमने किया है वो बताया कि कितने लाख श्रद्धालु जो हैं रोज वहां पर आते हैं, कितने, उन्होंने शायद एक फिगर दिया था 3.25 लाख या 1.25 लाख करोड़ रुपया जो है वो काशी कॉरिडोर बनने के बाद से भारत की इकोनॉमी में अकेले काशी ने जो है वो जोड़ा है। तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो डेवलपमेंट के काम हैं, ये रुकते नहीं, ये होते ही रहते हैं और इससे लोगों का जीवन, काशी के लोगों का जीवन ही अच्छा हो रहा है और टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन ये जो मामला है मंदिर टूटने का, विरासत पर बुलडोजर चलने का, ये मामला अब तूल पकड़ गया है। तो पहले मैं आपको सुना रहा हूं योगी जी की बात। याद करिए, काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद यह कहना कि मंदिर तोड़े गए सरासर गलत है। इससे ज्यादा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। तुष्टीकरण की राह के माध्यम से भारत की आस्था को अपमानित करने वाली कांग्रेस कभी भी भारत की विरासत का सम्मान नहीं कर सकती और उन्होंने यही किया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को काशी विश्वनाथ धाम में महत्व मिले, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। अब आप सुनिए अखिलेश यादव की बात। अखिलेश यादव ने कहा विश्व में किसी राजा ने भी कोई इतने मंदिर नहीं तोड़े, किसी शासक ने इतने मंदिर नहीं तोड़े जितने बीजेपी ने तोड़े। धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे, लेकिन मीडिया साथ है उनके, हम करें क्या? धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। और यही नहीं, हम एक मंदिर बना रहे हैं, बीजेपी वाले उसमें तंगड़ी लगा रहे हैं। बताइए, हर बार कुछ न कुछ करते हैं उसमें। तो ये ऐसे ही है और पूरा काशी का सब बुरा कर दिया, ना क्यूटो बना ना काशी रही। देखिए अखिलेश यादव जी वहां पर अपोजिशन के लीडर है, उनका बोलना बनता है। प्रियंका गांधी इस मामले में बोले, उनका बोलना बनता है। सवाल इसमें कहानी ये नहीं है कि वहां हुआ क्या, कहानी ये है कि उसका पॉलिटिकल डैमेज क्या बीजेपी को हो रहा है। योगी जी को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? योगी जी और बनारसी में थे, वो उनको वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी? उन्होंने इस बात को कहा कि मैं इस दुष्प्रचार का अंत करने के लिए स्वयं आया हूं,
मैं खुद ये बात बताने के लिए आया हूं कि सब झूठ फैलाया जा रहा है। अब झूठ भी सही, लेकिन कुछ नुकसान होता दिख रहा होगा, तभी तो बीजेपी को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा ना, तभी तो बीजेपी को मान ले वो झूठ बोल रहे हैं तो उनको आके सच बताना पड़ा ना। तो मतलब बम बम बोल रहा है काशी, कानों में गूंज रहा है काशी त्रिपाठी जी। देखिए, काशी की ध्वनि तो बहुत मतलब कहते हैं ना कि वो तो ओम का नाद होता है, तो ब्रह्मांड का सबसे तीव्र नाद है, तो सुनाई ही देगा। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा लोकप्रिय प्रधानमंत्री अगर 4.5 लाख के अंतर से घटकर 1.5 लाख पर आ जाए तो वो स्वर तो सुनाई दे रहा है। उसकी अलग अलग व्याख्या होती है, तोड़फोड़ हुई, निर्माण में विध्वंस हुआ, जाति का हुआ, लेकिन वो मुश्किल तो है। अब ये जो मणिकर्णिका घाट पर हो रहा है, देखिए एक बात तो मैं कहूं कि मैं चूंकि लगातार काशी आता जाता रहा और मैं बार बार वो किस्सा भी सुनाता हूं कि बहुत पहले थोड़ा तरुणाई के समय में मैं प्रयाग से काशी गया किसी काम से, और वहां जाकर मैं इतनी भीड़ भाड़ थी कि लौट आया और बीएचयू में जो काशी विश्वनाथ है उनको प्रणाम करके आ गया। पिताजी से बड़ी डांट पड़ी थी, क्योंकि स्थिति ये थी कि वहां जो काशी के लिए कहा जाता है सांड सीढ़ी सन्यासी छोड़ देता हूं मैं, तो वही स्थिति थी, आप जा भी नहीं सकते थे। ये नरेंद्र मोदी के समय का काशी है, ये योगी आदित्यनाथ के समय का काशी है, और जो सिर्फ कॉरिडोर बना है अगर उसी की आप कल्पना करें, क्योंकि मेरे तो उसके अगल बगल के घर के लोग मेरे अपने निजी संपर्क में हैं, सचमुच वो संभव नहीं था जो हो गया। मणिकर्णिका घाट, जिस मणिकर्णिका घाट को रीडेवलपमेंट की बात हो रही है, जाहिर है उसके आसपास भी ढेर सारे ऐसे छोटे घर, और मैं बार बार कहता हूं काशी ऐसा जगह है, या जैसे प्रयाग में हमारा मोहल्ला है, दारागंज है, कीटगंज है, मुठ्ठीगंज, जो पुराने हैं, वहां हर घर में भी छोटे छोटे मंदिर हुआ करते हैं, लोग कहीं जाके जल चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तो उसमें यह मुश्किल आती है। सरकार का काम है उन भावनाओं का सम्मान करना, सरकार का काम है उनको संभालना, विपक्ष जो कर रहा है उसका दुरुस्त काम है। और अगर ये इतना कठिन नहीं होता तो योगी आदित्यनाथ को यूं प्रेस वार्ता नहीं करनी पड़ती। इसके पहले डीएम प्रेस वार्ता कर चुके हैं, वीडियो करके बताया गया, एआई जनरेटेड कहा गया, हालांकि एआई जनरेटेड ज्यादातर नहीं है, ये भी आप समझिए। अरे ये भी कहा गया कि वो हम तोड़ना नहीं चाह रहे थे वो प्रतिमा को, वो तो वो बुलडोजर या वो क्या चलता है सर जिससे वो पोकलेन है ना, पोकलेन से, तो वो उससे जो है ड्रिलिंग उससे वाइब्रेशन से टूट गई मूर्ति, ऐसा मैंने कहीं सुना। इसमें बस एक तथ्य मैं और जोड़ दूं कि काशी विश्वनाथ के गेट पर एक भव्य प्रतिमा वो पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी की लगी है भाई, मतलब इसका कुछ डैमेज हो सकता था, इसीलिए ये एक प्रिएम्प्टिव कदम उठाना पड़ा योगी जी को, ये तो इतना तो माने ना सर। नहीं, मुझे ये नहीं समझ आई है कि ये अखिलेश जी और प्रियंका गांधी जी की वजह से योगी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी या कोई और कारण रहा। कोई और तो आप ही बता पाइए। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि पार्टी जी भी बनारस के बहुत करीब रहते हैं। मसला वो है, और कल परसों भी हमने चर्चा की थी, मैंने कहा था कि मणिकर्णिका घाट का जो रेनोवेशन है और रेस्टोरेशन है, इस फर्क को जब तक नहीं समझते, और ये कह देना कि ड्रिलिंग से टूटी मतलब टूट गई ना मूर्ति। नहीं, ऐसा मैंने किसी को सफाई देते ठीक है, ऐसा है वगैरह में सुना कि ऐसा ठीक है, पता नहीं, हम क्योंकि हम वहाँ गए नहीं तो इसलिए हम उस पर नहीं कर रहे। एआई वीडियो है कि नहीं है, इससे देश वहाँ पर बहुत हो रही चर्चा। ये भी बात हो रही थी कल की पैसा दिया गया, वो पैसे वाला मसला वहाँ पर नहीं है, मकानों के लिए पैसा दे सकते हो ना, मंदिरों के लिए। और ये तो सच है कि वहाँ पर हर जगह पर मंदिर है, और ये भी सच है कि बहुत सारे मंदिर तोड़े गए। लेकिन क्या यदि ये सरकार नहीं होती, कोई अखिलेश जी की सरकार होती, प्रियंका जी की सरकार होती, तो यही जवाब दिया जाता रीडेवलपमेंट का, मंदिर तोड़ने के लिए। ठीक है, और उस भूमिका को ध्यान रखिए। और मैं हमेशा मानता हूँ, एक तो बुलडोजर को ही मैं बहुत फ्रेंडली नहीं मानता, ह्यूमन फ्रेंडली, सोसाइटी फ्रेंडली, और वो पॉलिटिकल फ्रेंडली भी नहीं है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। अभी तक तो बड़ा पॉलिटिकल फ्रेंडली रहा है, नहीं रहा ना। बीजेपी के लिए तो बड़ा, यूपी में तो खासतौर पर बहुत फ्रेंडली रहा है। 33 सीटें कम हो गई, और उससे पहले 70 सीटें विधानसभा में कम हो गई। उसके बाद बुलडोजर की वजह से जो आई वो बुलडोजर की वजह से आई। अब ये तो यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उनको पता होगा कि किसकी वजह से। केवल बताइए, अगर कोई भी निर्माण उस तरह का तोड़ना है तो बुलडोजर या जेसीबी या पोकलेन या ड्रिलिंग मशीन तो लगानी ही पड़ेगी। अरे मायावती जी भी एक्टिव हो गई भाई, केवल कांग्रेस और सपा नहीं, मायावती जी का भी इस पर रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ से समाज के एक वर्ग में बड़ी नाराजगी है। ये मतलब अब पूरा विपक्ष जो है इसके पीछे खड़ा हो गया मुद्दे के। देखिए, जब अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा के समय हम लोग गए थे तो हम लोग होटल से निकल करके, हर्षवर्धन जी हम लोग सब एक ही, मैं थोड़ा पान की दुकान तक चला जाता था बीच बीच में, और मैं पूछा आप लोग खुश हैं? तो बोला खुश क्यों हूँ, हमारा तो आगे तक एक्सटेंशन था। तो मैंने कहा वो लीगल था या इलीगल था? तो बोला नहीं, अब पुश्तैनी तरीके से आगे तक बढ़ा हुआ था, सरकार ने उसको तोड़ा था। जो उन्होंने इलीगल इंक्रोचमेंट कर रखा था उसको हटाया था, और उससे सड़कें चौड़ी हुई थी।
फायदा किसको हो रहा है? उनके भी बिजनेस को फायदा हो रहा है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत संपत्ति में जी 50 इंच 60 इंच कम गया या 10 सर रोक रहा हूं, आपको समय नहीं है। समय मैं एक्चुअली राइट और रॉन्ग नहीं जानना सर, वो तो पता है कार्रवाई अगर सरकार कर रही है तो वो किसी ना किसी उसका एक लाइन सिर्फ बोल देना चाहता हूं। अखिलेश यादव और उनके पिता के ये में मस्जिदें और मजारें कितनी बनी है तो ये भी बात बता राइट और रॉन्ग का नहीं है, नुकसान या फायदे का है। Repercussion क्या का है। इसका रिपरकशन बीजेपी को उठाना पड़ रहा है? ये पूछ रहा हूं। नहीं, मुझे लग रहा है कि बीजेपी को लगा होगा कि भाई इसका मैसेज गलत जा रहा है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, अखिलेश यादव जिस मामले को ले रहे थे, मायावती जिसका जिक्र कर रही थी, और इसी कारण योगी आदित्यनाथ वहां को की पत्रकार तस्वीरें वार्ता उस बात को लेकर करना पड़ी। योगी आदित्यनाथ पत्रकार वार्ता लेकर सफाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने गंभीरता से लिया है। और ये बनारस कोई एक शहर नहीं है, प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से ये योगी जी के लिए चिंता की बात होगी कि भाई प्रधानमंत्री 4 लाख से 1.5 लाख पर आ गए हैं, अगला चुनाव भी क्या प्रधानमंत्री वहां से जब लड़ेंगे तो ये सब चीजें जुड़ेंगी। तो मुझे लग रहा है योगी जी को ये बात अपना स्पष्टीकरण देने वो आए और बता रहे हैं कि किस तरीके से मतलब AI जनरेटर चलाया गया है, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है। और योगी जी का पत्रकार वार्ता लेके कहेंगे तो जनता को लगेगा कि भाई जो मामला चल रहा है उसमें योगी जी ने सफाई दे दी है, मतलब ये सब झूठा चल रहा है। तो योगी जी ने आके ऐसी गंभीरता बताई है कि ये मामला कितना गंभीर हो चुका है बीजेपी के लिए। उन्होंने तो ये भी कहा कि देवी अहिल्याबाई की होलकर जी की जो प्रतिमा है वो टूटी नहीं है, वो हमने वहां से संरक्षित की, उसको दोबारा हम लोग जो है स्थापित करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। कह रहे नहीं, मैं ये अब खबर थी, मतलब बुलडोजर कहीं और चलने का भी डर है। बीएमसी हो गया, बीजेपी जीत गई, अगला निशाना बंगाल। और बंगाल बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है, साथ में आएगा आसाम। तो ये दो वो ऐसे चुनाव हैं पूर्वोत्तर के जहां बीजेपी किसी सूरत में अपनी सत्ता चाहती है। आसाम में उसको 2 बार के बाद तीसरी बार जीतना होगा और बंगाल में उसको अपना अकाउंट खोलना होगा। अब बंगाल से बड़ा इस वक्त बीजेपी के लिए मतलब कुछ नहीं है पूरे देश में, चुनावी दृष्टि से मैं कह रहा हूं। और आपको याद है, हमने एक दिन आपको बयान सुनाया था, BL संतोष जो संगठन महामंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि हमारे लिए चुनाव नहीं है, ये सिविलाइजेशनल बैटल है, हमें हर हाल में जीतना है, ये भारत माता को बचाने की लड़ी जा रही है। तो कल प्रधानमंत्री वहां पर थे, कल जो उन्होंने कहा था उसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन आज वो आसाम में है। अब उन्होंने आसाम में कहा कि जीते हम मुंबई में और जश्न मन रहा है काजीरंगा में थे वो। तो उनका कहना यह था कि भाई ये जो हम जगह जगह हमारी जीत हो रही है, खासतौर पर जितने विधानसभा चुनाव 2024 लोकसभा के बाद हुए हैं उसमें आप देखिए जितने राज्य बीजेपी जीत गई, अभी लेटेस्ट इसमें बिहार था, तो उनका कहना था अब ये गाड़ी रुकने वाली नहीं है, बीएमसी से चल के अब ये बंगाल आएगी और आसाम आएगी और यहां हमारी जीत होगी। तो मैं पहले आपको जरा उनका आज का ताजा बयान सुना दूं, फिर कल जो उन्होंने बंगाल में कहा था बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी बातें बोली थी। पहले आज का स्टेटमेंट सुनते हैं। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं। मुंबई जो दुनिया के सबसे बड़े निगमों से एक है, वहां की जनता ने पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जनादेश दिया। देखिए, जीत मुंबई में हो रही है, जश्न काजीरंगा में मनाया जा रहा है। जश्न वाकई मन रहा है, क्या बात करेंगे। वैसे बता दूं आपको, असम के बाद प्रधानमंत्री फिर एक बार पश्चिम बंगाल जाएंगे, सिंगूर में। वहां वो 850 करोड़ रुपए की करीब की परियोजनाएं जो हैं वो लॉन्च करेंगे और बुनियादी ढांचे से जुड़ी, रेलवे, बंदरगाह से जुड़ी ऐसी कुछ परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। फिर सिंगूर में उनकी रैली होगी, परिवर्तन संकल्प जनसभा। राज्य में अपने वर्कर्स में जोश भरना, ये सबसे बड़ा काम है बीजेपी का, कि वो अपने चुनाव में एक्टिव भी रहे। अभी SIR का काम खत्म हुआ, इसके बाद असली काम है वोटरों को बाहर निकालने का। अब ये जो सिंगूर है इसको समझना जरूरी है। टाटा का नैनो कार का प्रोजेक्ट था, आपको याद है, इसी सिंगूर में था और इसका इतना विरोध हुआ था और ममता बनर्जी उस विरोध में शामिल हो गई थी, जिसके बाद इसको, रतन टाटा की बात याद कीजिए कि मैंने, नरेंद्र मोदी ने एक फोन पर मुझे ओके कर दिया था और मैं फिर इस पूरी फैक्ट्री को लेकर के चला गया था गुजरात। उसी सिंगूर में आज प्रधानमंत्री की जो है वो सभा होने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री बंगाल में कल जो बोले थे, उन्होंने कहा कि ये, और कल उनकी जो रैली थी वो मालदा में थी। मालदा पूरी तरीके से मुस्लिम डोमिनेटेड बेल्ट है और वहां पिछले दिनों कुछ हिंसा की घटनाएं भी हुई हैं। वहां उन्होंने कहा कि ये
जो बंगाल में हमें दिखाई दे रहा है, ये घुसपैठियों का जो असर बंगाल में हो गया और डेमोग्राफी के ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये केवल ये ना समझें कि डेमोग्राफी बदल रही है तो आपके जीवन में क्या असर पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। डेमोग्राफी बदल रही है तो सब कुछ बदल रहा है। डेमोग्राफी बदल रही है तो लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर इसका असर पड़ रहा है। दंगे होते हैं प्रदेश के अंदर तो उसके पीछे भी ये डेमोग्राफी बदलना है। लेकिन अच्छी बात ये प्रधानमंत्री ने कहा कि जेन जी को ये समझ में आ चुका है कि अब बंगाल को आगे ले जा सकती है तो बीजेपी। टीएमसी का सिंडिकेट सालों से यहां घुसपैठियों को बसाने, उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। जो घुसपैठिए हैं देश में आतंक और अन्य अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। साथियों, पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। यहां के लोग मुझे बताते हैं कि कई जगह तो बोलचाल भी बदलने लगी है। कई जगह भाषा और बोली में फर्क आ रहा है। घुसपैठियों की आबादी बढ़ने से बीते वर्षों में मालदा, मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में दंगे भी बढ़ने लगे हैं। आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही हो। अब ये तो क्लियर है कि बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा बंगाल के चुनाव में घुसपैठिया है। असम में भी वही होगा सबसे बड़ा मुद्दा। नहीं तो वो हेमंत विश्व शर्मा ये नहीं कहते कि मैं 22 सीटों पर कैंडिडेट ही नहीं दूंगा जहां पर सिर्फ मुस्लिम आबादी है। तो वो ये बताना चाहते हैं कि इस, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि घुसपैठ का असर आपके पूरे जीवन पर पड़ना शुरू हो गया। सवाल इनके बताने का नहीं है, सवाल है लोग ये क्या बात मान रहे हैं और समझ रहे हैं, तब वहां पर कुछ होगा जो होगा। और क्या उसके लिए वो ममता बनर्जी को दोषी मानते हैं, तब बनेगी ना बात। देखिए, प्रधानमंत्री जी को इसलिए कहना पड़ रहा है कि इस देश का एक बौद्धिक वर्ग बार बार ये बात कहता था कि अरे क्या फर्क पड़ता है, डेमोग्राफी बदलने से क्या फर्क पड़ता है, एक मुसलमान यदि संख्या बढ़ जाती है तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ। ये बात सावरकर जी ने कहा। याद है वो जो हिंडन मतलब नदी वाले जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अवार्ड विनर, उन्होंने भी एक बार ये कहा था कि अगर मुसलमान देश में ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, वो बोलेंगे ऐसा, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उन्हीं मुसलमानों के बढ़ने के कारण जो है वो भारत का विभाजन हो गया। और जहां जहां मुस्लिम जनसंख्या पूरी दुनिया में बढ़ी है वो कम्युनली सेंसिटिव इलाके बन गए। तो भारत उससे अपवाद थोड़े रहेगा। भारत के अंदर भी जो इलाके मुस्लिम बहुल हो गए हैं वो कम्युनली सेंसिटिव हो गए हैं। डेमोग्राफी, प्रधानमंत्री और बीजेपी एक जरूरी है, मुझे नहीं मालूम वो मतलब क्यों, लेकिन वो कभी मुसलमान शब्द तो बोलेंगे नहीं वो हमेशा वो कहते हैं घुसपैठियों की वजह से। देखिए, प्रधानमंत्री जी उस जहां पर बैठे हुए हैं वहां से वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये देश को भी मालूम है। सच्चाई ये है कि घुसपैठियों को शरण क्या दिए। टीवी राजेश्वर रिपोर्ट पढ़ लीजिए जरा सा, आसाम के जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट पढ़ लें, हम सब पता लग जाएगा कि कौन उनको राशन कार्ड बनवाता था। यही तो बगल के मुसलमान ही बनवाते थे। और आसाम के अंदर उनके मंत्री कहा करते थे कि भाई हम कुली और अली के सहारे जो है वो सत्ता में आते हैं। बंगाल के अंदर जो है वो सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने, इंद्रजीत गुप्ता, सारे ये रिकॉर्ड तो 1998 में कहा जा रहा था कि भाई 1.5 करोड़ 2 करोड़ बंगाल की जनता को फर्क पड़ रहा है क्या इससे? बंगाल की जनता को नहीं फर्क पड़ा, इसीलिए प्रधानमंत्री समझा रहे हैं और आने वाले दिनों में समझाएंगे कि बांग्लादेश को जरा देखो एक बार, मिरर इमेज है बांग्लादेश में। पूरे बंगालियों को इस बात का गर्व था कि हम बंगला कल्चर एक हैं जी। उनको दिखाई दे रहा होगा अभी कि ये बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। ठीक है सर, बंगाल और असम दोनों जगह का अभी पॉलिटिकल क्लाइमेट क्या बता रहा है? देखिए, बंगाल में तो ममता बनर्जी बहुत डरी हुई है। जिस तरीके से अमित शाह जी वहाँ लगातार संगठन देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैली कर रहे हैं, और एसआईआर के बाद ममता बनर्जी जिस तरीके से घबराहट में है कि भाई एसआईआर में उनके वोट काटे जा रहे हैं, एसआईआर के बाद और अब जिस तरीके से घुसपैठी को लेकर लगातार अमित शाह जी ने जिस तरह का बयान दिया, मोहन भागवत जी जब बंगाल में गए तब उन्होंने घुसपैठी को लेकर कहा था कि यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है बंगाल की,
नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का जिस तरीके से बयान बंगाल को लेकर आ रहा है, घुसपैठी को लेकर कि बोली और भाषा यहाँ का बदलते जा रही है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि भाई सत्तारूढ़ दल ने जिस तरीके से यहाँ पर एक घुसपैठियों को एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी, उनका संरक्षण मिला है, उसके आधार पर यहाँ पर जिस तरीके से एक पूरी तरीके से स्थिति बदलने में आ गई है, तो अब और उन्होंने कल बहुत स्पष्ट कहा कि भाई मतुआ समाज के लिए भी उन्होंने कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, सीएम आपके लिए लेकर आए थे, तो आप ये मोदी की गारंटी कि आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं, जो आपके बारे में गलत कहा जा रहा है। डेमोग्राफी चेंज और घुसपैठी का मुद्दा बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है। करप्शन भी इसका उन्होंने मोदी जी ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया और कल कहा है कि भाई यह सरकार ऐसी है जो खुद का पैसा तो खाई जाती है भ्रष्टाचार में, कहने से जो पैसा आता है वो भी हड़प लेती है। तो मोदी जी ने बहुत स्पष्ट बोला है कि करप्शन घुसपैठी बहुत बड़ा है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा। असम का भी बता दें मुझे, असम में तीसरी बार बीजेपी इस वक्त जो है लड़ाई लड़ रही है, अभी भी प्रो इनकम्बेंसी वाली बात है या एंटी शुरू हो गई है? नहीं, मुझे लग रहा है कि असम में बीजेपी को चुनौती रहेगी, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत एक तरफा लड़ाई होने जा रही है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से असम में चुनाव प्रचार शुरू किया, क्योंकि अब वहां पर जो कांग्रेस के जो वहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तरुण गोगोई, वो जिस तरीके से तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई जिस तरीके से वहां देख रहे हैं, प्रियंका गांधी को वहां दिया गया, हालांकि प्रियंका वहां पर गई नहीं है, लेकिन घुसपैठी का सबसे बड़ा मुद्दा आसाम में भी है जिस तरीके से। और हेमंता विश्व शर्मा जिस तरीके से बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं, कल जो उन्होंने कहा था कि भाई 19 और 21 सीटें तो हम 22 सीटें हम लड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि चैलेंज बीजेपी के लिए तीसरी बार रिपीट करना चुनौती है वहां पर। अब मैं आपको सर इस पर आगे बात कर लेंगे, अगली खबर जुड़ी सी हुई है इससे। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का आपको ताजा बयान सुना दूं, मुंबई में है वो, और वहां उन्होंने कहा कि जब तक धर्म भारत को ड्राइव कर रहा है, मतलब जब तक भारत धर्म से चल रहा है, भारत विश्व गुरु बना रहेगा। अब पूछने वाले पूछेंगे भारत विश्व गुरु है क्या? अब फिर उन्होंने कहा कि भारत के पास जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। मोहन भागवत ने धर्म, सिर्फ धर्म नहीं, जाति को लेकर के भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अपने मन से जाति व्यवस्था को मिटा दीजिए, 10-12 साल में इस जाति भेदभाव को खत्म कर दीजिए। नरेंद्र भाई को, मुझको या हमारे जैसे अनेक लोगों को ड्राइव करने वाली एक ही शक्ति है, आपको भी वही शक्ति ड्राइव कर रही है। वो शक्ति जहां ड्राइव करती, उस गाड़ी में हम बैठे तो हमारा एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। उस ड्राइवर का नाम है धर्म। धर्म पूरे सृष्टि का ड्राइवर है। सृष्टि बनी तो उसके चलने का जो नियम बना वही धर्म है। एक एक झोपड़ी के व्यक्ति को भी, अनपढ़ व्यक्ति को भी वो भाषण नहीं दे सकता, लेकिन उसके रग रग में ये धर्म है भारतवर्ष में। तो जब तक भारतवर्ष को धर्म ड्राइव करेगा, भारतवर्ष विश्वगुरु रहेगा। अब क्योंकि समीर जी ऐसा कहते हैं कि आरएसएस जो है वो एक एनजीओ है और वो उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है और वो राजनीति में बिल्कुल उसका कोई रुचि नहीं रहती, समीर जी कहते हैं। मैं कंफ्यूज हूं कि जो और मोहन भागवत जी इतने अच्छे वक्ता हैं, इतने अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा, और शब्दों का जो उनका चयन होता है, तो कभी कभी जो ये कंफ्यूजन हो जाती है कि जैसे अभी जो उन्होंने बोला, ये आध्यात्मिक बात कर रहे थे या पॉलिटिकल बात कर रहे थे। अब उसमें से हमको समझना पड़ेगा, भाई धर्म सबको चला रहा है, वो एक नियम है, वो सब ईश्वर का नियम सबको चला रहा है, ये तो या तो इस तरीके से देख लीजिए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नरेंद्र भाई को और मुझको धर्म चला रहा है, तो फिर थोड़ा लगा त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जो भी योगेश्वर कृष्ण को मानने वाले हैं, उनके नीति दर्शन को समझते हैं, तो राजनीति और धर्म दर्शन ये अलग अलग नहीं होता है, ये एक ही से अलग अलग निकली हुई चीजें हैं। आप कह सकते हैं कि शाखाएं अलग अलग हैं। और जब वो ये कह रहे हैं कि धर्म ड्राइव कर रहा है, तो धर्म कौन सा है? धर्म जो दूसरे के ऊपर कुछ कब्जा न करना चाहे, दूसरे को पलटना न चाहे, दूसरे के ऊपर दबाव न डाले कि तुम मेरे जैसा रहो, तो ऐसा धर्म कौन सा है? और वो धर्म हिंदू धर्म है, इसमें कोई संदेह की बात थोड़ी ना है। ये कोई इफ बट वाला मसला नहीं। तलवार के बल पर किसी को कब्जा नहीं कर रहा है, किसी को प्रेम में फंसा के परिवर्तन नहीं करा रहा है, किसी को राशन देके, किसी को रुपया देके, डॉलर देके फंसा नहीं रहा है। तो मूल रूप से धर्म क्या है? धर्म मतलब जैसे जो मूल व्यवहार है वैसे चलने देना, किसी की इच्छा हो वो कुछ भी करे।
तो इसमें जो भागवत जी कह रहे हैं बड़ा स्पष्ट है, हिंदू धर्म के अनुसार जब तक चलेगा तब तक भारत की ये प्रतिष्ठा बनी रहेगी। और जब हम देखते हैं आज, ठीक है आज तो कुंभ, महाकुंभ, माघ मेला सब चारों तरफ बहुत ज्यादा, और हालांकि थोड़ा सा कुछ सरकारी लोग अब आंकड़ा थोड़ा कम रखें, हम भी प्रयाग ही से आ रहे हैं, इतना भी भीड़ नहीं थी जितना 1.25 करोड़ नहलवा दिए। हम वहीं, हमारा घर है वहीं। 60 करोड़ कुंभ में ना लिए उतना नहीं, तब तो सचमुच पूरा यूपी पैक था। लेकिन ये कहना जरूरी है, सरकारी अधिकारियों को इस मुकाबले से थोड़ा बचना चाहिए, सरकारों को भी 1.25 करोड़ नहीं नहाए हुए हैं। लेकिन मूल रूप से क्या है, जो लोग आ जा रहे हैं वहां वो उसी धर्म की वजह से है। अगर एप्पल के संस्थापक की पत्नी वहां आकर मेले में आ जाती हैं तो किस लिए आती हैं? क्या उनको लगता है कि भारत कोई 30 नहीं 35 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था? नहीं, वही धर्म है। तो भागवत जी मूल रूप से वही कह रहे हैं। और विश्व गुरु ये कोई वो वाला शब्द नहीं, विश्व गुरु मतलब ज्ञान, ध्यान, अध्यात्म, त्याग, दर्शन, योग, और उसके लिए तो धर्म ही जरूरी है। तो ये धर्म से जब सब ड्राइव हो रहे हैं, उन्होंने अपना भी नाम लिया, मोदी जी का भी नाम लिया, तो इससे बंगाल का काम हो जाएगा। प्रयास तो यही इनका, मतलब भाजपा का प्रयास तो यही है ना, वो तो वही तो बता रहे हैं लगातार। अब काम होगा कि नहीं होगा, ये तो कितना धर्म के साथ चलेंगे तो बंगाल की जनता तय करेगी। सर, पॉलिटिकल भाषण था कि आध्यात्मिक भाषण था? नहीं, मैं तो हमेशा इसमें आपत्ति करता हूं कि यदि पॉलिटिकल है तो इसमें क्या आपत्ति है? ये तो संघ के लोगों को आपत्ति होती है कि वो कहते हैं बार बार कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एक डेमोक्रेटिक, दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल होना अपराध नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। और यदि संघ भी पॉलिटिक्स की बात कर रहा है तो भी कोई अपराध नहीं है। वो करके नहीं कर मानते, इसमें अपराध है। मतलब वो कोई बोध है ऐसा कि गिल्ट वाला कि जो होना चाहिए। मुझे कोई नहीं लगता, यदि वो पॉलिटिकल बात भी कर रहे हैं मोहन भागवत, तो क्या आपत्ति है? सब लोग पॉलिटिकल बात कर रहे हैं ना, हम बैठ के बात कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। हम तो कह रहे, लेकिन कहा ये जाता है ना कि वो पॉलिटिकल बात नहीं करते। हाँ ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल बात तो है ही। धर्म है तो नरेंद्र मोदी भी हैं और मोहन भागवत भी है, तो ये पॉलिटिकल बात नहीं है। और धर्म का मतलब मुझे नहीं पता, मोहन जी ने ऐसे ही कहा कि हिंदू धर्म की बात की है, क्योंकि वो तो सब धर्मों की बात करते हैं। कि केवल हिंदू धर्म से धर्म चल रहा है, ये भी मैं नहीं मानता कि ऐसा ही हो रहा है। धर्म के रास्ते पर चलना सबसे बेहतर बात है। धर्म को जैसे जो लोग डिफाइन कर रहे हैं, जैसे मोहन जी बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं, मोहन जी बहुत अच्छी बात करते हैं, उनसे ही बहुत सारे लोग संघ में डिफर कर रहे हैं आजकल तो। अच्छा, संभाजीनगर में मोहन जी बोल रहे जैसा रही है, तो एक भी शब्द ऐसा उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया क्या कि राजनीति का जिक्र करा हो? एक भी शब्द बता दीजिए उनके संभाजीनगर के स्पीच में। की बात तो वही लाए ना, उन्होंने कोई राजनीति की बात तो वही लाए। मोदी जी क्या है, प्रधानमंत्री हैं, तो राजनीतिक ने है ना, तो क्या हो गया? तो वो सबका जिक्र करते हैं उन्होंने, आज मोदी जी का जिक्र भी करते हैं कि देश का पंतप्रधान भी धर्म के आधार पर चल रहा है, मैं भी धर्म के आधार पर चल रहा हूं। लेकिन पूरे स्पीच में कहीं भी उनका राजनीति से प्रेरित वक्तव्य नजर नहीं आया। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि भाई धर्म जब तक आप क्यों होना धर्म, मैं ये बात कहता हूँ, राजनीति की बात करने में डिफेंसिव होने की क्या बात है? इसमें कौन सा पाप है? मोहन जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि भाई राजनीति भी तो धर्म है। राज्य धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, लेकिन व्यक्ति तो धार्मिक ही होगा, व्यक्ति धार्मिक होगा, राज्य धर्मनिरपेक्ष हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ड्राइवर तो धर्म है, सबको चलाने वाला, संचालन शक्ति तो धर्म है। चले, वो धर्म के ऊपर बोल रहे थे। एक लाइन आपकी आ जाए, फिर अगली खबर बताता हूँ। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। बहुत सीधी बात वो कह रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को धर्म ही चलाता है। ठीक। और मुझे जो चला रहा है और नरेंद्र मोदी को चला रहा है वह भी धर्म ही चला रहा है। हम जो कुछ कर रहे हैं, इट इज समथिंग विच डेस्टिनी हैज स्टोर्ड फॉर मी। तो इतनी सी बात है, इसको बतंगड़ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें राजनीति देखने की आवश्यकता ही नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका नहीं हो सकता, भारत ब्रिटेन नहीं हो सकता, भारत ही रहेगा वह जब तक उसके साथ सनातन धर्म है। बाकी तो सब मजहब हैं, धर्म बाकी कोई है, बाकी सब मजहब है, किसी ने दिया है उसको, सनातन को किसी ने नहीं दिया है, ये सृष्टि के साथ है, इसीलिए यह धर्म है, ये प्रकृति के साथ है। कल एक, क्योंकि अब उन्होंने कहा धर्म की बात हो गई, तो कल एक कंट्रोवर्सी हो गई, बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई ए.आर. रहमान की बात से। वो ऑस्कर अवार्ड विजेता हमारे संगीतकार है ए.आर. रहमान, बहुत बड़े संगीतकार हैं, और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बातें कही कि 8 साल से मुझे बहुत कम काम मिल रहा है। फिर उन्होंने कहा, इसकी जो वजह उन्होंने बताई, उस पर हुआ विवाद। उन्होंने कहा कि एक तो ये कि नॉन क्रिएटिव लोग जो है वो आजकल फिल्में बनाते हैं, सारी इंडस्ट्री में उनका बोलबाला है, कंपनियों का बोलबाला हो गया है, तो उनको नहीं फर्क पड़ता कि मुझे ए.आर. रहमान चाहिए कि मुझे कोई और चाहिए। वो एक ए.आर. रहमान के बदले में 5 संगीतकार रख लेता है और कहता है तुम एक गाना 5 लोग मिलकर बनाओ। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा एक वजह तो ये है, दूसरा इसमें कुछ कम्युनल एंगल भी है। यहां हुआ विवाद, जब उन्होंने कहा कुछ कम्युनल एंगल भी है। बहुत डिटेल में नहीं कहा, लेकिन इतना बोले, उनके कहने का मतलब यह था कि मुसलमान हूं क्या, इसीलिए मुझे काम मिलना बंद हो गया, ऐसा मैं बातें सुनता हूं।
मैंने सामने तो नहीं देखा, लेकिन मैं ऐसी बातें सुनता हूं कि इंडस्ट्री में अब धर्म जो है देखकर काम दिया जाने लगा है, ऐसा उनका आशय था। तो इस पर खूब विवाद हुआ। जावेद अख्तर बोले मैं तो इसी इंडस्ट्री से हूं, बॉलीवुड में कहीं कोई धर्म भरम वाली बात नहीं है, यहाँ तो केवल जो फनकार है वो फनकार है, जो काम जो अच्छा काम कर सकता है उसी को लोग मौका देते हैं। तो ए आर रहमान से अच्छा काम तो कौन करता है? लेकिन वो कह रहे हैं मुझे 8-10 साल से काम ही नहीं मिल रहा। शोभा डे मशहूर लेखिका हैं, ऑथर हैं, उन्होंने भी इस पर बयान दिया। वो मुंबई में रहती हैं और वो बहुत बॉलीवुड को बहुत नज़दीक से जानती हैं। उन्होंने कहा बड़ा खतरनाक बात ये कह रहे हैं रहमान साहब, और उनको इतनी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि खास तौर पर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कहीं कोई चीज़ मैंने नहीं देखी कि धर्म देखकर कोई किसी को काम देता हो या ना देता हो। ये बहुत डेंजरस कमेंट है और आई डोंट नो व्हाई ही इज मेड इट, यू शुड आस्क हिम। पर मैं बॉलीवुड को देख रही हूँ 50 साल से, और इफ आई हैव सीन एनी प्लेस विच इज फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ कम्युनल टेंशन, इट इज बॉलीवुड। आप में टैलेंट हो तो आपको चांस मिलेगा, आप में टैलेंट नहीं है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिलीजन बीइंग अ फैक्टर कि आपको चांस नहीं दे रहे हैं। सो व्हाट ही इज सेइंग, ही इज सच अ सक्सेसफुल मैन, ही इज सच अ मैच्योर मैन, he should not have said it. Maybe he has his reasons. आपको उनसे ही सवाल ये पूछना पड़ेगा। शोभा डे ने जो कहा बड़ी खतरनाक बात वो कह रहे हैं, और ए आर रहमान जैसा आदमी कह रहा है जिसके पीछे पूरी दुनिया लगी रहती है कि ये मुझे अपना टाइम दे दे, वो कह रहा है मुझे काम नहीं मिल रहा 10 साल से। देखिए बॉलीवुड में तो यदि ऐसा होता तो दिलीप कुमार की तो स्थिति नहीं होती ऐसा। दूसरी बात, हाँ सुपर स्टारडम, उससे ज्यादा ऐसे कई संगीतकार हैं जिनको अपना वजूद खोना पड़ा है खान ब्रदर्स के कारण, खान गिरोह के कारण, दाऊद गिरोह के कारण। ये सब कोई जानता है, मुझे नहीं मालूम है, हमने तो जो पढ़ा है वही मैं बोल रहा हूं, मेरे पास भी कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो ऐसा नहीं है। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि किस अभिनेत्री को आगे प्रमोट करना है, किसको नीचे करना है, किसको काम देना है, किसको काम नहीं देना है। कम्युनल देखकर है ना? कम्युनल नहीं है ना? नहीं कम्युनल है, कैसे नहीं है? ये कैसे है कम्युनल नहीं है कि भाई एक संगीतकार को हम प्रमोट कर रहे हैं, चूंकि वो प्रो बीजेपी है, प्रो राइट विंगर बात करता है, तो उसको काम देना ही बंद करा दें? क्या सोनू मलिक के साथ ऐसा नहीं हुआ है क्या? एक सोनू निगम के साथ आजान पर कभी कुछ स्टेटमेंट दिया, तो उनके साथ क्या किया मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री ने, और कौन लोग उसमें शामिल थे? ऐसे एक नहीं, ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। आप जाकर के उनसे बात कीजिए तो कहा जाता है कि भाई मुंबई के यदि खान ब्रदर्स, सलमान खान और शाहरुख खान के यदि आप क्लोज नहीं है तो आप अपना भविष्य ही नहीं देख सकते हैं। ऐसा दाऊद गिरोह के बड़े लोग हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट वहां पर ये तो कौन जाने। लेकिन उन्होंने एक और बात कही स्टेटमेंट में, उन्होंने छावा फिल्म का जिक्र किया। छावा फिल्म आपको मालूम है अभी संभाजी महाराज पर बनी थी ना? संभाजी महाराज पर बनी थी। कंगना रनौत ने उनको जवाब दिया है और बहुत अच्छा जवाब दिया है। तो उन्होंने कहा कि वो मुझसे कह रहे थे कि मैं उनका फिल्म में संगीत दूं, तो एक तो वो अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं उन्होंने कहा वो मेरे पीछे पड़ गए, आप ही दे सकते हैं इस फिल्म का म्यूजिक, छावा जैसी फिल्म का। लेकिन फिर उन्होंने छावा को क्रिटिसाइज भी किया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी और ये बड़ी खतरनाक चीज़ें हो रही हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर। ऐसी फिल्में जो बन रही हैं कि भाई खलनायक जहाँ दिखाएंगे तो फिर वो उसमें उर्दू अरबी के शब्द डालना, तो मतलब बिल्कुल वो एक स्टीरियोटाइप करने की कोशिश की जाती है मुस्लिम समाज को। ऐसी फिल्में बन रही हैं। अभी जो सबसे बड़ी फिल्म है जिसने करोड़ों का कारोबार कर लिया है, धुरंधर, उसका जो सबसे, जिसको कहते हैं कि जिस गाने पर हर कोई नाच के रील बना रहा है, उसको कोई बोल नहीं पाएगा क्योंकि वो बहरीनी सॉन्ग है। भारत का उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी सब छोड़ दी, बहरीनी सॉन्ग है, एक रैपर का सॉन्ग है वो, जिसको उसमें डाला गया है। जिसका सीधा सा मतलब मैं भी खुश हूं, तुम भी खुश रहो, मैं भी मस्त हूं, तुम भी मस्त रहो, मेरे पास आओ, मतलब कुछ उस तरह का है उसका। लेकिन उसकी जो बोल है वो तो हम लोग बोल भी नहीं पाएंगे। अब ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि रहमान बेईमान है, बड़ा बेईमान है। इतना बड़ा बेईमान रहमान निकलेगा ये कल्पना नहीं की जा सकती थी। जिस देश में हर कोई खड़ा हो जाता है मां तुझे सलाम गाते हुए, उसमें ये बेईमान ये बात कर रहा है। अजरुद्दीन आमिर खान से लेकर ए आर रहमान तक, जब इनका कुछ लगेगा कि अब कुछ नहीं करना है तो प्रोपेगेंडा करे। किसी की बीवी कहती है भारत छोड़ के चले जाए, किसी को कहा जाए कि हमको क्रिकेट में नहीं खेलने दिया गया जो खुद कैप्टन रहा हो। जिस आदमी को दुनिया भर में भारत की म्यूजिशियन की वजह से प्रतिष्ठा मिले, वो बेईमानी कर रहा है। ये रहमान बेईमान है। कम्युनल होना उसका दूसरा पक्ष है, क्योंकि इनको जब कुछ नहीं सूझता है तो यही बात करते हैं। ठीक है। और क्या फिल्म इंडस्ट्री में क्या मुस्लिम है, उनको आज उनको काम नहीं मिल रहा है या आज वो मजे नहीं कर रहे? और इसी में एक और चीज जोड़ दूं, फराह खान तो यूट्यूब पे वीडियो बनाकर
मतलब मुझे कहना चाहिए, मैं तो बड़ा प्रशंसक हूं फराह खान का। वो तो एक ग्रुप चलता था, शाहरुख खान, फराह, वो सब, लेकिन वो तो यूट्यूब पे करेगी इतना तो मैंने अपने जीवन में नहीं कमाया। लेकिन रहमान बेईमान। अच्छा चलिए, अच्छा ठीक है। वक्त होता है ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताने का, और ट्रंप जब तक हैं तो दुनिया में खबरों की कोई कमी नहीं है। लेकिन ट्रंप ने ऐसा लगता है कि ठान लिया है कि मेरा जो भी दोस्त है, क्या फायदा मेरे राष्ट्रपति बनने का दूसरी बार अगर मैं उसको दूर ना कर दूं अपने से, दोस्त को दुश्मन ना बना लूं, जैसे भारत को किया। चलो भारत तो फिर भी थोड़ा सा दूर का दोस्त था, अरे यूरोप को दुश्मन बना लिया ट्रंप ने। कोई सोच नहीं सकता था इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप उस अति पर पहुंच चुके हैं, और इस हर अति का अंजाम बुरा होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया कहती है। तो ट्रंप क्या उस रास्ते पे चल पड़े हैं। एक एक करके आज आपको हम बताएंगे ट्रंप ने कैसे अपने हर साथी को अपने से दूर कर लिया, और ऐसा करके क्या पाया उन्होंने। क्या ये मानते हैं कि जब तक मैं राष्ट्रपति हूं तभी तक अमेरिका है, इसके बाद अमेरिका क्या नहीं रहेगा, उसके बाद अमेरिका को दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा। वो अमेरिका को एक अलग थलग करके पूरी दुनिया से सिर्फ अपने बिल्कुल स्वार्थी हितों को साधने के लिए जो कर रहे हैं, अब दुनिया उसका जवाब देने लगी है, जैसे भारत ने दिया था। अब आपको बताता हूं खबर। इन्होंने ग्रीनलैंड पर बहुत कुछ बोला, मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, नहीं तो वहां पर रूस आ जाएगा, चीन आ जाएगा, कब्जा कर लेगा, वो मैं होने नहीं दूंगा। ग्रीनलैंड इनसे थोड़ा सा दूर है, और डेनमार्क के अंदर आता है ग्रीनलैंड। लेकिन ट्रंप ने पहले तो यहां तक कहा कि मैं हमला, मतलब मैं कोई, मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं, मैं सेना भेज के भी ले सकता हूं, नेटो मेंबर तुम हो गए तब भी। और उसके बाद यूरोप ने क्या किया, यूरोप के देशों ने पहले डेनमार्क के साथ और ग्रीनलैंड के लोगों के साथ खड़ा होना शुरू किया, बयान देने शुरू किए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम एक सैन्य अभ्यास करेंगे ग्रीनलैंड में। तो उसके लिए यूके, फ्रांस, जर्मनी, तमाम देशों ने अपनी छोटी छोटी सेनाओं की टुकड़ियां वहां पे भेजी। एक आर्कटिक एंड्योरेंस करके हम एक सैन्य अभ्यास करेंगे उसके नाम पर। यह देखकर ट्रंप ने कल एक पोस्ट किया और कहा कि अच्छा तुम ग्रीनलैंड में जाकर के अपनी सेनाएं भेज रहे हो, लो मैं तुम सब पे टैरिफ लगाता हूं। यूरोप के देशों पर ग्रीनलैंड को लेकर टैरिफ लगा दिया। डेनमार्क, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नेदरलैंड, सारे देशों पर 10% का टैरिफ जो 1 फरवरी से लागू होगा। सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा कर दी ट्रंप ने और कहा कि मैं यह अभी 1 फरवरी से 10% लगा रहा हूं, और जून में 1 जून से ये हो जाएंगे 25%, और ये तब तक लगे रहेंगे जब तक ग्रीनलैंड अमेरिका को देने की बात जो है पूरी नहीं हो जाती। शुक्र है कि इसमें उन्होंने ये कहा कि आई वॉन्ट टू परचेज ग्रीनलैंड, मैं खरीदना चाहता हूं ग्रीनलैंड। तो ये एक देश का मतलब वो ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे पूरी दुनिया का वो राजा हो, कोई शहंशाह हो। लेकिन इसके बाद अब जवाब मिलने लगा है। पहले तो इनको यूरोप के देशों ने बहुत सहा, इनको अब गलती याद अपनी समझ में आ रही होगी कि जब ये टैरिफ को लेकर ट्रंप पूरी दुनिया को धमका रहे थे, उस वक्त जैसे भारत ने जवाब दिया इनको, वैसे हमको भी देना चाहिए था। तब ये गए लेट ट्रंप के सामने, और ट्रंप को लगा कि चलो ये तो बिछे हुए मेरे सामने, तो और मारो इनको। तो वो कहानी को यहां तक लिया है। अब इसके बाद जो है एक एक देश का बयान बताने लायक है जो ट्रंप को जवाब दिया जा रहा है। जैसे आपको मैं दिखाता हूं, सबसे पहला बयान कीर स्टारमर का। कीर स्टारमर उत्तर यूके के वो हैं प्रीमियर। इन्होंने कहा कि डेनमार्क, ग्रीनलैंड डेनमार्क का है और ग्रीनलैंडर्स जो हैं वो अपना फैसला करेंगे, और आर्कटिक सिक्योरिटी का मामला पूरे नेटो का है, और टैरिफ लगा करके आप नेटो एलाइज को धमकाना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। ये यूके ने बयान दिया। इसके अलावा बयान जो आए हैं उसमें बयान इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के जो है, इन्होंने कहा कि हम यूक्रेन और ग्रीनलैंड दोनों को एक ही नजर से देखते हैं, दोनों पर कोई हमला करेगा तो यूरोप उसके खिलाफ जवाब देगा, हम एक साथ खड़े हैं, यूरोप की भी और ग्रीनलैंड की भी। और नीचे फिर उन्होंने लिखा कि टैरिफ थ्रेट्स आर अनएक्सेप्टेबल एंड हैव नो प्लेस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ये टैरिफ की धमकी देना बिल्कुल बेमानी है। यूरोप एक यूनाइटेड तरीके से जवाब देगा और हम एक साथ खड़े हैं और यूरोपियन सोवरेनिटी को बचाएंगे, यानी यूरोप की संप्रभुता को हम बचाएंगे। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की जो कमिश्नर हैं उर्सुला वॉन डेर लियन, ये हमारी 26 जनवरी के मेहमान हैं, यहाँ आएंगी, इनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, बहुत बड़ी खबर है वो भी। इन्होंने भी यही बात कही कि टैरिफ लगा करके ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस को खतरनाक स्तर पर ट्रंप ले गए हैं। इन्होंने कहा टैरिफ वुड अंडरमाइन ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस एंड रिस्क अ डेंजरस डाउनवर्ड स्पाइरल। यूरोप विल रिमेन यूनाइटेड, कोऑर्डिनेटेड एंड कमिटेड टू अपहोल्डिंग इट्स सोवरेनिटी। ऐसे बयान यूरोप के देश अमेरिका के लिए देंगे, कौन सोच सकता था। लेकिन ट्रंप उस हद तक ले आए। प्रदर्शन हो रहे हैं ग्रीनलैंड में और डेनमार्क में ट्रंप के खिलाफ, उसकी भी तस्वीरें होंगी आपके पास, वो भी जरा एक मिनट आप दिखा दें स्क्रीन पे। और वहां जो जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है, अमेरिका की धमकी हम नहीं चाहेंगे। अब सर ये ट्रंप चाहते क्या हैं, ये हैं वो तस्वीरें। मतलब
कौन किसको छोड़ा इन्होंने, अपने दोस्त कहलाने लायक किसको छोड़ा है? ये आपने बहुत अच्छे से बोला कि दूसरे टर्म में वो किसी को अपना दोस्त नहीं रहने देंगे, ये इस तरह की बात वो कर रहे हैं। लेकिन वो जिस सनक पर पहुंच गए, अब उसका कोई रास्ता अमेरिका ही निकाल सकता है, या जब वहाँ पर बाई इलेक्शंस अभी होंगे, पंजाबी चुनाव होंगे नवंबर में, तब उसका क्या रास्ता निकलता है। अमेरिका में भी लगातार विरोध बढ़ रहा है, लेकिन वो दूसरा काम भी वहाँ पर कर रहे हैं। हमको यहाँ लग रहा है कि क्या अमेरिका में वो नाराज़ हो रहे हैं। मेरी अमेरिका में मित्रों से बात होती रहती है, उन्होंने कहा कि बहुत काम उन्होंने किया कि वो एक नेशनलिस्टिक पावर यूएस में चला रहे हैं और वो बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं। हमें यहाँ बैठ के लग रहा है कि वो अनपॉपुलर हो रहे हैं। अपने देश में पॉपुलर मान लेता हूँ, हो रहे हैं, पहले बीच में गड़बड़ हो रही थी वो। अब ये अमेरिका कितना अनपॉपुलर हो रहा है? अमेरिका हो रहा है, लेकिन जब आप अपने देश में एक नेशनलिस्टिक फर्वर के साथ चल रहे हो तो ठीक है, वहाँ पर अभी लड़ने की हिम्मत तो किसी की है नहीं अमेरिका से। नेटो के भी जो देश आ रहे हैं वो अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए हैं, कोई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार तो नहीं हुए ना। अब ग्रीनलैंड की हिस्ट्री में पढ़ रहा था कल, तो ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए हमेशा ही वो रहा है कि उसको चाहिए ही चाहिए, पहला बार नहीं हो रहा। मतलब 1860s में 67-68 में भी उन्होंने उसको लेने की कोशिश की और कहा कि ये हमें चाहिए। फिर 1900 में कहा, फिर 1946 में करीबन 100 या कुछ बिलियन डॉलर का गोल्ड देकर ट्रूमैन उस समय वहाँ पर वो थे राष्ट्रपति जी, तो उन्होंने 100 बिलियन डॉलर सोना देकर ग्रीनलैंड को लेने की बात की थी। सर और जर्मनी कोई बिकना चाहेगा तो खरीदोगे? हाँ, नहीं, जर्मनी उस समय उस पर वो कब्जा करने वाला था, तो उसको बचाया भी था उन्होंने। तो ग्रीनलैंड हमेशा से ही अमेरिका की नज़र में रहा है। और अब क्या हो रहा है कि जैसे वेनेजुएला में जितना आसानी से कब्जा हो गया ना, तो अब ट्रम्प साहब को लग रहा है कि अब सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। वैसे अभी तो उन्होंने, और जब उनको लगता है कि नहीं हो रहा, जैसे ईरान में हुआ कि नहीं हो पाया, तो वो पीछे आ गए। तो यहाँ पर भी यदि सब लोग खड़े हो गए तो इन्होंने ग्रीनलैंड में एक नई बात जोड़ दी। ग्रीनलैंड में इन्होंने कहा कि मैं जो वो आयरन डोम बना रहा हूँ ना, एक जैसे हम सुदर्शन चक्र, एक एयर डिफेंस सिस्टम भारत के इर्द गिर्द बनाने वाले हैं, गोल्डन डोम, तो ये गोल्डन डोम बनाने वाले हैं इन्होंने कहा, जिससे पूरे अमेरिका में एक एयर डिफेंस मिसाइल का एक सिस्टम बनाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि वो उसकी मिसाइलें चलाने के लिए कुछ दूरी, कुछ एंगल चाहिए होते हैं, और इसीलिए मुझे ग्रीनलैंड चाहिए कि मैं वहां उस गोल्डन डोम की मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर लगाऊंगा। ये उन्होंने नई बात बोली है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या ये एक साल में इस आदमी ने अमेरिका का वो नुकसान कर दिया जो अमेरिका का बड़े से बड़ा दुश्मन नहीं कर सकता था? पूरी दुनिया, अभी यूरोप, भाई यूरोप तो सगा था ना इनका। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि भाई ट्रंप ब्रिटेन पे, फ्रांस पे, जर्मनी पे, फिनलैंड पे, नॉर्वे जैसे देशों के ऊपर 10% टैरिफ लगा देंगे, जिनके साथ मतलब बहुत याराना था अमेरिका का। और ट्रंप जिस स्टेज पर चले गए कि उन्होंने मतलब यूरोपियन यूनियन को खारिज कर दिया, यूरोप के अपने करीबी जो देश है, जो करीबी सहयोगी है, उनको खारिज कर दिया। उन छोटे छोटे देशों पर आप टैरिफ लगा रहे हो। लेकिन ये बड़ी बात है कि यूरोपियन यूनियन ने झुकने से मना कर दिया। नॉर्वे ने भी कहा, फिनलैंड ने कहा, छोटे देशों ने कहा कि भाई ट्रंप की दादागिरी, अमेरिका की दादागिरी हमें मंजूर नहीं होगी और हम सब मिलकर इसका विरोध करेंगे। अब अमेरिका इस मामले में पूरा अकेला पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ अमेरिका में नहीं, अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी में भी ट्रंप बहुत अलगप्रिय होते जा रहे हैं। कई सांसदों ने इसका विरोध किया ट्रंप के एपिसोड का, क्योंकि अभी फिनलैंड और ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लोग मिलने गए थे अभी ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में। ट्रंप ने बहुत स्पष्ट बोल दिया, उनसे बातचीत ढंग से नहीं की, स्पष्ट बोला कि मैं तो लेने वाला हूं, ये आपको तय करना है कि किन टर्म्स पे आपको देना है। उनका रक्षा मंत्री और कई लोग व्हाइट हाउस स्पष्ट बोल दिया कि भाई हम तो लेने वाले हैं ग्रीनलैंड, किस ट्रम्प पर आप देखिए, जो हमने आपका प्रपोजल दिया उसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए। सर, ये तो इस तरह की जो दादागिरी ट्रंप कर रहे हैं, मुझे लग रहा है अब दुनिया भी देख रही है, और दुनिया में अब अकेला ट्रंप के कारण अमेरिका दुनिया में अकेला पड़ने जा रहा है। देखिए सर, इसका दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको देता हूं, हमने उसकी थोड़ी बहुत चर्चा की थी, आज थोड़ी ज्यादा करेंगे। ये तो है यूरोप की बात, भाई ये अमेरिका, ये यूरोप, बीच में अटलांटिक सागर, लेकिन ये अमेरिका और ये कनाडा, चिपका हुआ कनाडा। और कनाडा का हमने आपको बताया था कि कोई भारत से सानी अगर हम बताएं तो भारत, भूटान, भारत, नेपाल हम कह सकते हैं, ऐसा कनाडा। कनाडा के प्रधानमंत्री ने अभी चीन का दौरा किया, वहां जाके कहा कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना सकते हैं, तो खलबली मच गई। फिर जब वो अपने देश वापस लौटे तो उनसे सवाल जवाब हुए माइक कार्नी से, साहब आपने ऐसी बातें वहां जाकर की क्यों कही? 70% एक्सपोर्ट पूरे कनाडा का सिर्फ अमेरिका को जाता है। वहां चीन में जाके उन्होंने ये कहा कि हम इसको बदलना चाहते हैं और हम कम से कम 50% ट्रेड जो है नॉन यूएस ट्रेड का टारगेट रख रहे हैं अगले 10 साल में, कि हमारा आधा ट्रेड नॉन यूएस हो। इसके बाद जब माइक कार्नी लौटे तो उन्होंने एक बड़ी गजब बात कह दी, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उन्होंने कहा देखिए अमेरिका से हमारे रिश्ते बहुआयामी हैं, रक्षा के क्षेत्र में है, कोऑपरेशन है, सब कुछ बहुत बड़ा, उसके कई सारे आयाम हैं। लेकिन आज हम चीन के साथ जहां पहुंच गए हैं रिश्ते में, चीन के साथ हमारा रिश्ता ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात सोचिए, जुम्मा जो 2 दिन की दोस्ती,
वो कह रहे हैं कनाडा का प्रधानमंत्री कि इनके साथ बात करना ज्यादा भरोसेमंद है, ये प्रेडिक्टेबल है। चाइना प्रेडिक्टेबल है अमेरिका से ज्यादा। सुनिए। Relationship, this is no insight, is much more multifaceted, much deeper, much broader than it is with China. But yes, in terms of the way that our relationship has progressed in recent months with China, it is more predictable. जय हो ट्रंप की। नहीं, मुझे चीन ज्यादा भरोसेमंद हो गया। देखिए, एक लार्जर पर्सपेक्टिव को जरा देखिए। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिसमें हम अमेरिका और यूरोप दोनों को मान करके चलते थे, उसमें ऑस्ट्रेलिया वगैरह को भी हम लोग मान लेते थे कि ये सारे एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन एक हिस्सा है। और आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखेंगे कि बाई एंड लार्ज दुनिया के मुद्दों पर ये सारे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जितने कंपोनेंट्स हैं वो सब एक वॉइस में बोलते रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक अद्भुत ट्रंप ने क्या किया है कि इसमें एक अदर फीचर्स जिसको वर्ड यूज करते हैं ना, चारों ओर दरार फैला दिया है। बिल्कुल सही। आज दुनिया के सारे देश अमेरिका पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होंगे। जब तक ट्रंप की सत्ता रहती है, कोई भी यूरोप का देश इनके साथ डील करने से पहले 10 बार सोचेगा। ट्रंप का अगला स्टैंड क्या होगा, कोई भरोसा नहीं है। उनके किस लीडर को इन्होंने छोड़ा, अमेरिका सबको बेइज्जत अमेरिका को अलग थलग कर दिया पूरी दुनिया में। पूरी जी कमेंट इसका, फिर ईरान की बात बताता हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि अमेरिका बहुत ताकतवर है अभी, और उसको ऐसी हरकतें करनी ही चाहिए। जिसके पास ताकत होगी वही तो करेगा ना। तो बावला हो जाएगा ताकत। थोड़ा और आगे इनको जाना चाहिए। मतलब यहाँ अगर रुक गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, तब ये सारा कुछ खराब हो जाएगा। होना इतना चाहिए कि सचमुच जो है अमेरिका अपनी ताकत दिखाए, ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ले। और अब तो लोग मजाक कर रहे हैं ना कि ट्रंप को किसी दिन सो के उठे और मन पसंदीदा सामान नहीं मिला तो जो उनका सहयोगी होगा उसके ऊपर वो 10% टैरिफ लगाएंगे। किसी दिन कोई अच्छी गाड़ी नहीं मिली तो उसके ऊपर 10% टैरिफ लगाएंगे। किसी दिन वो गए, कोई सांसद उनको कम सम्मान दिया तो कहे कि इसके ऊपर 10% टैरिफ, इसका जो कांग्रेसनल इसकी जो सैलरी आती है उस पर। ट्रंप बावले हो चुके हैं, और जो बौरा जाए, जो पागल हो जाए, उसको रोका नहीं जाता है। उसको इतना आगे जाने देना चाहिए कि उसकी अपनी ताकत खत्म हो और किसी दिन सही भेंट हो जाए। दुनिया सही भेंट की प्रतीक्षा कर रही है। हमें लगता है ट्रंप के हर एक्शन को उसी तरह से देखना चाहिए। अब आगे देखिए साहब, मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रोफेसर साहब ने बता दिया। यूरोप, उसके सारे देश, उसमें ऑस्ट्रेलिया को, पश्चिमी सभ्यता के सारे देश चिढ़े हुए हैं इस वक्त, नाराज हैं, चिढ़े हुए हैं ट्रंप से। लेकिन इजराइल चिढ़ जाएगा ट्रंप से? कल्पना कीजिए जरा इस बात को आप। नहीं चिढ़, इजराइल चिढ़ गया भाई, चिढ़ गया सर। मैं अभी दिखा रहा हूं आपको ईरान के मामले क्या किया ट्रंप ने, कि इन्होंने गाजा में ऐलान किया कि अब सेकंड फेज हमारा पीस डील का शुरू होने जा रहा है, इसमें हमास का निरस्तीकरण करेंगे हम। और उन्होंने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया, उसमें हमारे बंगा साहब भी हैं, वो वाले अजय बंगा, वो भी हैं उसके अंदर। एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया उसका। तो जो गाजा का एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया, इस पर नेतन्याहू के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इजराइल लिखा, वो लिखा दीजिए, दोबारा दिखा दीजिए। वो ऑफिशियल अकाउंट से, नेतन्याहू के दफ्तर के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के ऑफिशियल अकाउंट से ये पोस्ट किया गया है कि ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया गया है गाजा को लेकर के, ये हमसे बिना पूछे बनाया गया है और ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। अब ट्रंप की ऐलान पर नेतन्याहू ऑफिशियल पोस्ट करके कह रहे हैं कि हमसे बिना पूछे फैसले किए जा रहे हैं गाजा को लेकर के। और उसमें उनकी सबसे बड़ी जो चिढ़ है वो इस बात पे है कि इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में या बोर्ड ऑफ पीस में जो भी वो बना रहे हैं, इसमें उन्होंने तुर्की को और कतर को शामिल कर लिया। ये सबसे बड़ी रेड लाइन थी नेतन्याहू की, कतर और तुर्की मुझे नहीं चाहिए गाजा में। उन्होंने उन दोनों को भी शामिल कर लिया क्योंकि ट्रंप उनको फायदा पहुंचाते हैं। अब दूसरी बड़ी बात जो असल खबर है बीच की निकली, अब यहां से मैं ईरान पर आपको लेके आ रहा हूं। आपको मालूम है अभी मोसाद के चीफ गए थे बात करने के लिए स्टीव विटकॉफ से, जो इनके दोस्त हैं, गोल्फ पार्टनर हैं, और वो ईरान का झगड़ा हो चाहे गाजा का झगड़ा हो या यूक्रेन का झगड़ा हो, ट्रंप हर जगह स्टीव विटकॉफ को भेजते हैं। उन्होंने अपने जितने डिप्लोमेट थे उनको सबको घर बैठा दिया है। खबर यह है कि इजराइल इस बात से चिढ़ा हुआ है कि ये स्टीव विटकॉफ जाकर के जहां भी, जैसे गाजा में बात की या ईरान, अब ये ईरान से भी बात कर रहे थे, तो ये अपने मन मर्जी चलाते हैं। और इन्हीं की वजह से ना हम गाजा का ऑपरेशन पूरा कर पाए, और अब ईरान पर जब हमला करने का वक्त आया तो इन्होंने ही समझाया दिया ट्रंप को कि भाई ये बात ठीक नहीं है, डिप्लोमेसी से बात काम कीजिए। तो उनकी असल चिढ़ ये है कि स्टीव विटकॉफ का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस ट्रंप के ऊपर हो गया है और विदेश नीति अमेरिका की स्टीव विटकॉफ चला रहा है, और हम सबसे बड़े एलाई अमेरिका के, और हमारे हित जो हैं हमसे बिना पूछे उस पर फैसले किए जा रहे हैं। सर
यूरोप भी नाराज और इजराइल भी चिढ़ गया। यूरोप नाराज है, लेकिन कुल मिला के जिस तरह की ताकत यूरोप के बहुत सारे देश अलग अलग तौर पर भी नाराज हो गए उनसे इस तरह, और यूके जर्मनी को नाराज होना बड़ी बात है। केवल आप यूरोप को, फ्रांस भी है उसमें, तो ये तीनों देश बहुत बड़े देश हैं एक तरह से, और उनकी नाराजगी भी एक बड़ी वजह होती है। लेकिन अमेरिका की ताकत के आगे क्या आप देख रहे हैं इतने समय में कि कोई उस तरह से खड़ा हुआ है, लड़ने के लिए तैयार हुआ कि आप ये फर्स्ट स्टेप मैं इसको मान रहा हूँ कि इस तरह से नाराजगी जाहिर भी करने लगे। और इसराइल की जो खुलकर, और इसराइल की नाराजगी तो और ज्यादा चौंकाने वाली होगी आपको, फ्रांस और जर्मनी से इसी पर ज्यादा आश्चर्य हो रहा है कि वो है। लेकिन पहले भी यदि आपको ध्यान हो, नेतन्याहू ने कहा था कि पाकिस्तान का आर्मी का जो है वो बंदा वो उसमें चीफ नहीं बनेगा, उनकी जो फौज बनाई जा रही है, तो वो अपने, देखिए सब देश जो हैं अपने इंटरेस्ट तो पहले वो करते हैं ना सर, इनके तो सबके इंटरेस्ट जुड़े हुए थे ना, लेकिन हमेशा से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन आप उन्हीं पर हमला करेंगे तो जुड़ेगा कैसे? तो अब जो ये है ट्रंप साहब, वो तो सभी को तोड़ने में लगे हुए हैं, सभी पर नाराज हो रहे हैं, सभी पर टैरिफ लगा रहे हैं उससे। और ये बड़ा स्टेप है, ये ट्रंप के जो फॉरेन पॉलिसी जो लोग देख रहे हैं उनको देखना चाहिए कि उनके ही लोग अब बोलने तो लगे उनके खिलाफ खड़े होकर। अब मैं आपको सुनाता हूं, स्टीव विटकॉफ का मैंने नाम लिया, यही है वो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, जो ट्रंप के सबसे बड़े राजदूत बने हुए हैं आजकल। ये एक प्रोग्राम में ईरान पर बात कर रहे थे, तो सवाल हुआ कि क्या होगा ईरान का, आप हमला करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास पक्की खबर है, क्योंकि ये ईरान से सीधे बात कर रहे थे, सीधे बात कर रहे थे। जो आदमी ईरान से सीधे बात करता है और ट्रंप से सीधे बात करता है, खबर तो उसी के पास होगी। तो इनका बयान सुनने लायक है कि अमेरिका ईरान पर अब क्या करेगा, सुनिए। Well, I hope there's a diplomatic resolution. I really do. There are 4 issues: nuclear enrichment, missiles. They have to cut back on their inventory. The actual material that they have, which is roughly 2,000 kilograms, which is enriched anywhere between 3.67% and 60, and the proxies, of course. If they want to come back to the League of Nations, if we can solve those 4 problems diplomatically, then that would be a great resolution. And I think the alternative is a bad one. They're incredibly courageous. अब वो कह रहे हैं कि हम डिप्लोमेसी से काम लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी है और वो बड़ा खतरनाक है। तो यहाँ भी गोलमोल बात कर गए। खामेनेई साहब जो है, आयतुल्ला खामेनेई, वो भी कल बात कर रहे थे अपने देश से। उन्होंने कोई गोलमोल बात नहीं की, सीधे कहा कि मेरे देश के अंदर जो हुआ, उन्होंने सेडिशन शब्द इस्तेमाल किया, मतलब उनकी ट्रांसलेशन में शब्द है सेडिशन, राजद्रोह, कि ये जो बगावत की गई, राजद्रोह किया गया, इसके पीछे सीधे सीधे अमेरिका का राष्ट्रपति, उन्होंने तो नाम लेके कहा कि अमेरिका का राष्ट्रपति है। उन्होंने कहा कि इससे पहले तो अमेरिका जो है दाएं बाएं तरीके से अपने एजेंटों के जरिए हमारे देश में कुछ ना कुछ करता था, इस बार तो खुलकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया है। और उन्होंने ये कबूल किया कि 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए। उन्होंने हजारों शब्द इस्तेमाल किए, बाद में खबर आई कि 3,000 समथिंग एग्जैक्ट डेटा आया, इतने लोग मारे गए। तो खामेनेई साहब ने कहा कि ये जो हजारों लोग मरे हैं, इसका जिम्मेदार अमेरिका और इजराइल है, और ये लोग जो हैं इनको इनके एजेंटों ने मारा। वो प्रदर्शनकारियों को इजराइल का और अमेरिका का एजेंट बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मारा, मेरे लोगों ने नहीं मारा। और कल हमने आपको एक बयान दिखाया था इनके सेना प्रमुख का, उन्होंने कहा था कि अगर हमें मारना होता ना, या हमें अगर बगावत कुचलनी होती, तो मुझे 2 घंटे लगते, मारकाट मचा के शांति करा देता, लेकिन हमने नहीं किया, ऐसा ईरान दावा कर रहा है। खामेनेई साहब का एक छोटा सा बयान सुन लीजिए। हम अमेरिकी राष्ट्रपति को अपराधी मानते हैं, क्योंकि जान माल का नुकसान हुआ है और ईरानी जनता पर आरोप लगाए गए हैं। इस विद्रोह में अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद सीधे दखल दिया, उन्होंने खुद बयान दिए, टिप्पणी की और धमकियां दी। उन्होंने अब साहब ये बयान आपने सुना, और इसके बीच में खबर, जो असल खबर है वो ये कि ईरान में जो विद्रोह भड़का था और उसको ट्रंप ने और भड़काया था, ऐसा लग रहा है कि वो कुचल दिया गया है। अब ना वहाँ से तस्वीरें आ रही हैं, ना कोई वीडियो आ रहे हैं, खबरें भी आप नहीं देख रहे हैं। हमारे पास होती तो मैं आपको दिखा भी देता। इक्का दुक्का कहीं किसी शहर में थोड़ा बहुत चल रहा है। बाय एंड लार्ज वो प्रोटेस्ट शांत करा दिया गया, ठंडा पड़ गया है। और कितने दिन तक गोलियों के सामने आदमी खड़ा होता। और इसमें सबसे बड़ा धोखा दिया है ट्रंप ने, क्योंकि ट्रंप ने आश्वासन दिया था कि हम कुछ करने वाले हैं, और उस पर किया उन्होंने कुछ नहीं। तो अब ये जो 3,000 4,000 जितने भी लोग मारे गए, इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। और ईरान क्या चुप बैठ गया? ईरान तो अभी खुली धमकी दे रहा है। अब मैं आप सर इस पर एक कमेंट लूँ आपसे, उससे पहले एक अमेरिकी एक्सपर्ट जो ईरान को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने बताया कि ईरान 3 काम करेगा अगर जंग हो गई।
इसको जरा सुनिएगा गौर से, ईरान क्या 3 काम करेगा। Iran would do 3 different things. One is it would launch ballistic missiles, cruise missiles, and drones at Israel. And I believe it would really pound Israel. The second thing is that the Iranians would strike at American military bases in the region. And I think we're fully aware of that. And then third, and very importantly, I think they'd try to close the Straits of Hormuz. And most people I talk to think they have the capability to shut down the Straits. What does amount of oil comes out of the Persian Gulf? And to get out of the Persian Gulf into the Arabian Sea, you have to go through the Straits of Hormuz. And if you shut down the Straits of Hormuz, that oil coming out of the Gulf has to stay in the Gulf. It can't come. ये है सबसे खतरनाक बात जो उन्होंने कही। मैप दिखा दीजिए जरा स्क्रीन के ऊपर। वो मिसाइल मारेगा इजराइल पर और अमेरिका के बेसिस पर, ये तो सब जानते हैं, उसने पिछले साल जून में करके दिखा दिया। ये जो आपको बीच में दिख रहा है ना, एक छोटा सा, जहां चिकन नेक जैसे हम लोग कहते हैं, पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, सारा तेल सारा यहीं से बहता है। ऊपर ईरान, नीचे सऊदी अरेबिया, यहीं बाकी सारे देश हैं अरब के जहां से सारा तेल आता है। दुनिया का अधिकतर तेल, इस जो पतली सी आपको ये दिखाई दे रही है चिकन नेक, यहां से गुजरता है सारे शिप्स। और ईरान सबसे बड़ा काम ये कर देगा कि इसको बंद कर देगा। लो तुम लड़ लो जंग, पहले भी सारी दुनिया की तेल सप्लाई बंद कर, पहले भी धमकी दे चुका है। हाँ, तो ये सबसे बड़ा खतरा है। तो ऐसा नहीं है कि ईरान के पास पत्ते नहीं है, ईरान के पास खूब जवाब देने का अमेरिका और इजराइल को, उसके पास बहुत सारे कार्ड्स हैं। सर बिल्कुल, और ईरान की ताकत को तो आप समझ ही रहे ना, जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि ईरान को वेनेजुएला समझने की गलती नहीं की जा सकती। और ट्रंप साहब को लग रहा था, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि उन्होंने एक तरह से बैकआउट कर लिया प्रदर्शनकारियों, और यदि वो मारे गए, किसी ने भी मारे, तो उसका दोषी तो ट्रंप को मानना चाहिए, मानना चाहिए। हाँ, मतलब वो चाहे ईरान की सेना ने मारे हो, हमने के लोगों ने, या किसी और, आपके देश में फिर प्रोटेस्ट हुआ है अयतुल्ला जी के सम्मान में, तो एक बार फिर नई तस्वीरें कश्मीर से उसको लेकर लगातार ये बात हो रही है। और ईरान को कमजोर समझना, दुनिया भर में भी लोग समझते हैं कि किस तरह से, और फिर सर कमजोर समझ रहे होते तो अब तक तो ट्रंप और इजराइल चढ़ गए होते। नहीं, लेकिन वो क्यों फंसे थे इसमें? उनको लग रहा था कि खामनेई को हटाकर वो यहाँ पर सत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं, वो नहीं हो पा रहा, वो मुश्किल काम है। लेकिन ट्रंप की नज़र में ईरान हमेशा ही रहेगा, और उसमें भी बड़ा झटका उनको वो लगा कि जब और मुस्लिम देश भी खिलाफ हो गए। भाई एक बार जरा तस्वीर सुना दीजिए, इसकी आवाज, फिर हम लोग ब्रेक पर चलते हैं। सर इस पर बात तो हमने कल कर ही ली थी, ये भी कश्मीर की तस्वीर है। एक ही लाइन बोलूंगा, ज्यादा नहीं, बोल दीजिए। हमारे यहाँ शंकराचार्य को अरेस्ट करवा देता है मनमोहन सिंह की सरकार में, सोनिया गांधी करवा देती हैं। भारत का एक भी हिंदू बाहर आकर के प्रदर्शन नहीं करता है। ठीक है सर, दर्द अलग अलग है। नहीं, हमारे तो दर्द, मैं अलग नहीं करता हूँ, मैं भी अपना फंडामेंटल क्लियर। चलिए ठीक है भाई, ये बात आपको जरा पाकिस्तान की खबरें बता दूं। और पाकिस्तान में बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है। इमरान खान जिसके केंद्र में है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले पाकिस्तान का दर्द, वो टीस जा ही नहीं रही उनके मन से। कल भी मैंने आपको एक बयान दिखाया था कि तारीफें हमारी और दोस्ती इंडिया से ट्रंप करते हैं, नहीं तो हमको नहीं डालते, वो जो वीज़ा बैन वाली लिस्ट में पाकिस्तान को डाल दिया 75 देशों के साथ। तो वो दर्द जो है ख़त्म नहीं हो रहा, और वो कितना गहरा है इसका मुझे एक और प्रूफ मिल गया, तो मैं वो आपको पहले दिखाता हूँ। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो टीवी स्टूडियो के डिबेट में हामिद मीर, जो इनके सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके बगल में एक आदमी बैठा है जो ये बातें कर रहा है। और वो आदमी कौन है? उसका नाम है राना सनाउल्लाह। वो कौन है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल एडवाइजर, प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल एडवाइजर। और वो ये कहता है, हामिद मीर तो ये बोलते हैं कि साहब क्यों हमने 2 बार नॉमिनेट किया नोबेल के लिए ट्रंप को, हमसे क्या गलती हो गई, हमारी इतनी बेइज्जती, हमको इस लिस्ट में डाल दिया वीज़ा बैन की। दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान के लोग जो है बाहर के देशों में जाकर गलत हरकतें करते हैं, इसलिए ऐसा किया है। तो फिर वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एडवाइज़र कहता है कि तो अमेरिका है, वो जो आपका सबसे बड़ा दोस्त है ना, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त कौन है पाकिस्तान का? आप भी सोचिए, वो भी आपके बारे में ऐसा ही सोचता है। जी हाँ, उनका वो भी आपको वीजा देने में ऐसे ही आनाकानी करता है। चाइना भी पाकिस्तानियों को नहीं देखना चाहता अपने मुल्क में। ये बातें पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग कर रहे हैं टीवी पर बैठकर। देखिए, ये बात तो हमने अमेरिका वाली तो कल कर ली थी कि वो कुछ भी हो, अमेरिका असलियत तो जानता ही है पाकिस्तान की।
तो मुझे उस पर तो ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, बात इसमें आई नहीं, लेकिन मैंने इसी स्टेटमेंट का, इसी का प्रोग्राम का हिस्सा था जिसमें राना सलाउल्लाह जो लेफ्ट में बैठे थे वो कहते हैं कि जिससे आपकी दोस्ती हिमालय से भी ऊंची और शहद से भी मीठी और समंदरों से भी गहरी है, ये एक बार नवाज शरीफ ने कहा था चीनियों को खुश करने के लिए, तो वही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। वो देश भी आपको वीज़ा नहीं देना चाहता, पाकिस्तानियों को देखना नहीं चाहता वो अपने देश के अंदर। ये थोड़ी सी जो है वो हैरान करने वाली बात है। समीर जी, निश्चित रूप से, और कौन देश चाहेगा कि भाई पाकिस्तान के सारे भिखारी उसके देश में आए, वीसा ले लेकर आए और भीख मांगे देश के अंदर। सऊदी अरब पाकिस्तान से कहता है कि भाई अपने नागरिक को यहाँ से आप निकाल लो, हमारे यहाँ से आके भीख मांगते हैं। चीन जानता है इस बात को कि भाई पाकिस्तान की स्थिति क्या है, पाकिस्तान से कितना संबंध रखना है, कितना डिस्टेंस रखना है। पाकिस्तान को उतना ही रखना है कि वो भारत के लिए परेशानी बन सके, भारत से वो लड़े तो उसको जो समर्थन चाहिए, सहयोग चाहिए, जो सुविधाएं चाहिए वो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, वो भारत से लड़ते रहे, लेकिन हमारे साथ इतने संबंध नहीं बनाए कि हम पाकिस्तान के नागरिकों को हमारे आने दें, क्योंकि पाकिस्तान के नागरिक जो पाकिस्तान में रहकर करते हैं, दूसरे देशों में जाकर करते हैं, वही हमारे देश में आके करेंगे। तो दुनिया ये पूरी जानती है कि पाकिस्तान के नागरिक दुनिया में जाकर क्या करते हैं, और पाकिस्तान वैसे भी टेररिस्ट दुनिया में एक्सपोर्ट करने के रूप में जाना जाता है। जहां जाता है वो आतंकवाद फैलाता है, जहां जाता है वो दंगा फसाद करता है, जहां जाता है वो लूटमारी चोरी चमारी करता है। तो आज दुनिया जानती है इस बात को, और इसलिए सब कहते हैं कि भाई तुम्हारी दोस्ती हमसे तब तक है जब तक तुम हमारे दुश्मन उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये तो हमारे दोस्त थे ना, ट्रंप हमारी इतनी तारीफ करता है। ट्रंप सिर्फ इसलिए दोस्त है कि ट्रंप को पता था कि भाई चीन को बताने के लिए हमारे पास पाकिस्तान है, भारत को बताने के लिए पाकिस्तान है, लेकिन जब हमारी बात आएगी तो हम भी पाकिस्तान से राम राम ही कर लेंगे। ठीक, आपको मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेवलपमेंट बता दूं जो बहुत तेजी से हो रही है वहां पर, वो ये है कि इमरान खान को किसी तरह राजी किया जाए किसी डील पर। अब आपको मालूम है कि इन्होंने एक जेल से हुक्म निकाला अपनी पार्टी के लिए कि जाओ अब सड़क पर प्रोटेस्ट करना शुरू करो। 8 फरवरी को इन्होंने पूरे पाकिस्तान बंद का कॉल दिया हुआ है। अब उससे वहां की सरकार भी थोड़ी हिली हुई है। पहले खबर आई कि जब कराची गए तो वहां पर भुट्टो की सरकार है, जरदारी की सरकार है, तो वहां बड़ा ग्रैंड वेलकम हुआ पीटीआई के लोगों का। तो उस दिन हमने आपको बताया था कि वहां के लोग कमेंट्री ये कर रहे हैं कि जरदारी को समझ में आ रहा है कि साहब अब ये शरीफ के साथ चल के और मासिम मुनीर के साथ चल के हम अपनी राजनीति खत्म कर लेंगे, पॉपुलर नेता तो यही है इमरान खान, इसके साथ चलो। अब खबर ये आ रही है कि ये बात नवाज शरीफ को भी समझ में आने लगी, जिनका भाई प्रधानमंत्री है, उनको भी ये बात समझ में आ रही है। एक हुआ क्या पाकिस्तान में, जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे यहाँ राहुल गांधी हैं, उनके यहाँ कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था बहुत वक्त से। एक व्यक्ति था, उसको कुछ सजा हो गई तो उसको वो पद खाली हो गया। अब उस पर जिसको लीडर ऑफ अपोजिशन बनता तो इमरान खान की पार्टी का, क्योंकि सबसे ज्यादा विपक्ष में सांसद उनके हैं। इमरान खान ने अपनी पार्टी के व्यक्ति को लीडर ऑफ अपोजिशन ना बनाकर एक दूसरी पार्टी के जो उनके एलाई हैं, उनके एक सीनियर लीडर को, इनका नाम है महमूद खान अचकजई, ये भी वही खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, पठान है, इनको लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट करने के लिए कहा था, लेकिन सरकार कई महीनों से कर नहीं रही थी। अब 2 रोज पहले उनको लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट कर दिया गया। तो वहां लोग ये कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ ने करवाया, और ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने इसके साथ साथ इन लीडर ऑफ अपोजिशन से इमरान खान को मैसेज भी भिजवा दिया है कि आओ बात करें। जो आदमी पावर में है, जिसका भाई प्रधानमंत्री है, वो एक आदमी जो जेल में बैठा है उससे बात करने के लिए मैसेज भिजवा रहा है। क्या मजबूरी होगी इसकी? क्या ये बात त्रिपाठी जी मानने लायक है आपके लिए कि अब नवाज शरीफ भी, आसिफ अली जरदारी भी, और इन सबको ये समझ में आ रहा है कि भाई अब इमरान खान के साथ लेके ही चलना पड़ेगा, नहीं तो मुनीर सबको खा जाएगा, और इसलिए चाहते हैं कि इमरान खान से बात हो। ये मुश्किल तो अब उन लोगों के लिए बड़ी हो गई ना, और इसमें जिसको कहते हैं ना कि किसी की महत्वाकांक्षा बड़ी हो और वो समझदारी से काम लेता रहे, तो संदर्भ वैसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में तो असीम मुनीर को भी ट्रंप वाला भ्रम हो गया है, और जबकि वो ट्रंप तो है नहीं। अब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ही नेता है, शहबाज तो उस नाते से ही, उनके भाई होने के नाते उनको ये लग रहा था कि असीम मुनीर को हम एक तरफ की पूरी सत्ता सौंप देंगे तो पॉलिटिकल वाले दायरे में वो नहीं आएगा। लेकिन असीम मुनीर तो पॉलिटिकल दायरा क्या, उसका सेना का दायरा क्या, हर दायरे में घुस जा रहा है। ये उनको परेशान कर रहा है, और एक तरह से कहें अब ये उनकी बेइज्जती है। और कोई भी चाहे जितना वो कठपुतली हो जाए, अगर उसकी कोई पार्टी है, चल रहा है, तो इस तरह की लीडर की बेइज्जती उसके कैडर को बहुत, जिसको कहें कि धीरे धीरे उनको खराब करती है, उनका धीरे जो आत्मबल होता है वो कमजोर करती है। इमरान खान लगातार ताकत होते जा रहे हैं, उनके साथ लोगों की फौज आती जा रही, तो शायद उन लोगों को भी लग रहा होगा, चाहे वो जरदारी हो चाहे शरीफ हो, कि अगर हम ये लेकर आए तो क्या एक पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट हम यहां पूरी तरह से स्ट्रांगली क्रिएट कर सकते हैं, क्या ये सेना वाला मसला जो है इसको हम हाशिए पर डाल सकते हैं क्या, और इसलिए ये हो सकता है कि ये बातचीत हो रही हो।
जी ठीक है। सर, 2-3 लोगों ने मैंने सुना वहाँ पर वो ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने 2 बार मैसेजेस करवाए इमरान खान को कि बात करनी है, लेकिन इमरान खान, जैसे कल भी हमने सुनवाया था हामिद मीर का बयान, वो कोई नेगोशिएशन करना नहीं चाहते। तो ये थोड़ी समझ में नहीं आ रही बात। एक व्यक्ति जिसको लगभग उम्र कैद की जेल है, वो तो नेगोशिएट नहीं करना चाह रहा, और जो प्रधानमंत्री लगा हुआ है वो उससे बात करना चाहता है। देखिए, इमरान खान को तो अभी समझ में आ गया ना, अभी उनका टाइम है कि नेगोशिएशन पर बात ना करे, क्योंकि उनकी ताकत लगातार बढ़ रही है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि वो जितना नेगोशिएशन में डिले करेंगे उतनी ताकत उनकी बढ़ेगी, अवाम उनके साथ खड़ा दिखाई देगा, और अवाम की ताकत जितनी बढ़ती जाएगी उतना उनकी नेगोशिएशन पावर बढ़ती जाएगी। जिस दिन काम होगा, जिस दिन तय होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करेंगे वो, लेकिन उस ताकत के वो इंतज़ार कर रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में फ़र्क ये है कि नवाज शरीफ लीडर है, और वो तो खुद भी छाछ के मतलब दूध के जले हुए हैं सेना के साथ, परवेज मुशर्रफ के साथ। तो वो समझते हैं कि परवेज मुशर्रफ या जो फौज है उससे बेहतर कैसे एक डेमोक्रेटिक या पॉलिटिकल जो सिस्टम है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसके साथ कैसे चला जाए। और उनको समझ में आ रहा होगा कि शहबाज शरीफ पर असीम मुनीर रहेंगे तो किसी भी तरह से सरकार कहने की भी नहीं रहेगी। तो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया जाए, इमरान के साथ नेगोशिएट। उसमें ये भी है सर, वहाँ एक शब्द चल रहा है बार बार, वंडर बॉय। वो किसी ने कह दिया कि आसिम मुनीर को कोई वंडर बॉय चाहिए देश चलाने के लिए, शहबाज शरीफ से चल नहीं रहा। हाँ। तो क्या उसका ये प्रेशर हो सकता है कि भाई बदलो इसको? ये भी हो सकता है, लेकिन नवाज शरीफ का मैंने जिक्र किया कि वो दूध के जले हुए हैं, वो फौज से पूरा का पूरा नुकसान उनको समझ में आया कि फौज की ताकत से क्या होता है मुल्क में भी और उनकी शासन में भी, और उनको लगता है कि आसिम मुनीर भी किसी दिन जब होगा तो वो कुछ कर सकते हैं। बेहतर है कि वो नवाज शरीफ का ये स्टेप जो है पॉलिटिकल स्टेप मेरे ख्याल से ठीक है वो करें, और इमरान साहब को अभी थोड़ा सा वहाँ एक परेशानी और है कि भाई आसिम मुनीर को ये भी देखना है कि सरकार कौन चलाए, और दूसरा सेना जो आतंक जो वहाँ पर अटैक होते हैं उनके ऊपर, उनसे भी निपटना है। अब आप सोचिए, ये खबर बड़ी अजीब सी है। खैबर पख्तूनख्वा में एक जगह है जिसका नाम है तीराह वैली। उसमें 1 लाख लोग रहते हैं कम से कम। सेना ने आदेश जारी किया 25 जनवरी तक सारे लोग अपने घर छोड़ के चले जाए यहां से। इमेजिन कीजिए, सेना आदेश दे रही है 1 लाख लोग पूरी घाटी खाली करके चले जाओ, कैंपों में चले जाओ। क्यों? हमें यहां पर आतंकवादियों का सफाया करना। तो किसी ने बड़ा ठीक पूछा कि ऐलान करके कौन आतंकवादियों को भगाने की बात करता है? भाई तुम यहां सबको खाली करा रहे हो तो वो उन्हीं के साथ आतंकवादी रह जाएंगे। हाँ, फिर तुम जाके चुन के मारोगे। लेकिन ये हो रहा है वहां पे। तो ये आप एक बार सुनिए जरा कि लोग कितनी मुसीबत में हैं, और यही तो होती है तानाशाही। और क्या होती है कि ऑर्डर जारी कर दिया आपने, 1 लाख लोग घर छोड़ के चले जाइए, सारा सामान, भेड़ बकरी जो भी है अपना, मवेशी छोड़िए और जाइए, निकलिए यहां से। सोचिए, मतलब ऑर्डर निकाला, 1 लाख लोग घर छोड़कर, सर्दी, और वहां तो बहुत बर्फ पड़ रही है उस इलाके में जहां की ये लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं। और इससे जुड़ा हुआ अगला बयान मैं आपको भी दिखाने वाला हूं। एक तरफ तो 1 लाख लोगों से गिरती बर्फ में कहा घर छोड़ो, बाहर निकलो, दूसरी तरफ पाकिस्तान में 1 करोड़ों रुपए की शादी हो रही है। किसकी शादी चल रही है वो, ये भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन सर ये है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान में तानाशाही तो है ही। अब तानाशाही तो इसी रूप में अपने आप को प्रकट करता है। जब डेमोक्रेटिक कंट्री अमेरिका में ट्रंप तानाशाह की तरह है, काम कर रहे हैं, तो दूसरा उनका दोस्त इधर काम कर रहा है, मुनीर काम कर रहा है। और जो एक बात जिस पर विजय जी और उन्होंने टिप्पणी की थी, उसमें थोड़ा जोड़ देना चाहता हूँ। देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको लगता है कि आज के दिन वो महसूस जरूर कर रहे होंगे कि आसिफ मुनीर के रहते हुए अब हम सत्ता का जो रही सही स्वाद है वो हम नहीं चख सकते। पावर नहीं है, आपके पास गाड़ी होगा, आपके पास बंगला होगा, आप थोड़ा कमीशन खोरी भी कर सकते हैं, पैसा भी बना सकते हैं, लेकिन जो पावर की जो धमक होती है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में तब तक नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान की जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है वो कंट्रोल कर रही हो इन लोगों को। और मुझे लगता है ये किसी भी सिविल सोसाइटी के अंदर या सिविक डेमोक्रेसी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कंट्रोल करे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, और रादर देन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल करे। मुझे लगता है कि आसिफ मुनीर की हालत और हरकतों को देख करके जब उनके प्रधानमंत्री को ही तवज्जो नहीं दिया जा रहा हो, राष्ट्रपति जो है व्हाइट हाउस में आसिफ मुनीर को बिठाता हो, दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष जो है, ठीक बात है, आसिफ मुनीर को ज्यादा तवज्जो दे, तो वही असली इनको स्वाभाविक लगेगा कि हम
आपस में ही समझौता कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। एक तरफ तो ये जुल्म है, देखें आप कितनी कि लाखों लोगों से कहा जाए घर छोड़ करके चले जाओ, बीवी बच्चे सब लेकर के, और दूसरी ओर अभी बार बार आपको विजय जी ने बताया है, क्योंकि अब कई बार पाकिस्तान गए हैं, कि या तो वहाँ पर लोग रईस हैं या फिर गरीब हैं, बीच का कोई मामला ही नहीं है। हमारी तरह मिडिल क्लास जैसा, लोअर मिडिल क्लास जैसा कुछ है ही नहीं। तो या तो एक आदमी महलों में बैठा है, या एक आदमी झुकी झोपड़ी में बैठा हुआ है। अब एक बयान आ ही रहा है, बस मुझे बताया जा रहा है, उसमें नवाज शरीफ के पोते की शादी हो रही है। नवाज शरीफ की बेटी है, नाती मरियम नवाज उनकी बेटी है, जो वहां के पंजाब सूबे की चीफ मिनिस्टर है, उनका बेटा, उसकी दूसरी शादी हो रही है, पहली भी नहीं दूसरी। और वो क्या शान और शौकत से शादी हो रही है साहब। ये वाली बात इतना चौंक के क्यों बता रहे हैं? नहीं, मतलब मुझे लगा इतना खर्चा दूसरी शादी पे कर रहे थे, तो तीसरी चौथी में इतना ही करेंगे। वो आप सुनिएगा तो वो पता लगेगा। और मुझे और हैरानी उसमें ये हुई, जब मैंने फिर पढ़ा, पहले मुझे पता नहीं था ये आदमी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये किसकी शादी हो रही है। मैंने सर्च किया तो पता लगा ये तो मरियम नवाज के बेटे की शादी है, वो भी सेकंड मैरिज है। कितने धूमधाम शानो शौकत से करोड़ों अरबों रुपया लगा के शादी हो रही है, और दूसरी तरफ लोग बर्फ में नीचे सड़क पर बैठे हैं। दोनों तस्वीरें एक ही आदमी आपको दिखा देगा। पाकिस्तानियों, इस वक्त जुनेद सफ्दर साहब की शादी चल रही है, अच्छी बात है, मुबारक हो उनको। लेकिन जो मनाजर इस वक्त सोशल मीडिया पे मुझे नजर आ रहे हैं, वो मुझे हैरान कर रहे हैं। एक तरफ ये करोड़ों की शादी, ये महंगे महंगे मलबूसात, एक एक फानूस जो ऊपर लगा हुआ है करोड़ों रुपए का, हर तरफ फूल ही फूल, खुशियां ही खुशियां, नाच गाना, मेहंदी रस्में चल रही हैं, और लाइव पूरे पाकिस्तान को सोशल मीडिया के जरिए इन्हीं के अकाउंट से दिखाई जा रही है। और दूसरी तरफ इन्हीं शादी वालों के अहकामात पर और इनके हैंडलर्स के अहकामात पर हजारों लोग बर्फबारी के अंदर बेयारो मददगार बैठे हुए, अपने बच्चों को और मासूम जानवरों को लेकर के इस तरह सड़कों पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये होते हैं बंद कमरों के फैसले। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने खुले अल्फाज में कहा है, इस ऑपरेशन का कोई मकसद नहीं है दहशतगर्दी को खत्म करने का, यह तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। आज ये हजारों लोग बर्फबारी के अंदर, ठंड सर्दी में बेयारो मददगार एक कच्ची सी सड़क के ऊपर खैमे लगा करके बैठे हुए हैं खुले आसमान के नीचे। हैरानी मुझे यह है कि वहां के नेताओं को फर्क भी नहीं पड़ता। भाई हमारे यहाँ अंबानी की बेटे की शादी हुई तो ही लोगों ने इतना एतराज कर दिया कि इतने अरबों रुपए खर्चने की ये ठीक बात नहीं थी भारत जैसे देश में। वो तो नेता है भाई, वो नेता जो है अरबों की शादी कर रहा है, और दूसरी तरफ वो आदमी ने ठीक दिखाया, लोग बर्फ में नीचे सड़क पर पड़े हुए हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हकीकत है ना पाकिस्तान की, बार बार इस बात पर जिक्र करने का कोई मायने नहीं है। और नवाज शरीफ का नाती है, मरियम के बेटे हैं, तो बड़ा काम है, बड़ी शादी हो रही है। और ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। अब इसमें शादी का जश्न को क्यों खराब कर रहे हैं आप? बर्फ में मर रहे हैं लोग गरीब। और ये कोई आज की बात तो है नहीं, पाकिस्तान में कोई ऐसा हो गया है कि जिस पर काम नहीं हो रहा। पाकिस्तान के नेताओं के इसी बिहेवियर से पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल क्लास है ना, वो कमजोर होता जा रहा है लगातार। अगर ऐसा होता, शायद इमरान इसी वजह से पॉपुलर होते जा रहे हैं कि वहां पर, और वो तो खानदानी पॉलिटिकल लीडर हो गए। ये घर है सर नवाज शरीफ का, मैंने खबर में ये भी पढ़ा, ये सारी रस्में उसके घर में हुई। ये घर है सर, मैं उनके घर गया था, तभी मैंने भी कहा था कि वो जो घर है वो छोड़ी दें। सर हमारे जोरबाग से भी ज्यादा बड़े घर हैं वहाँ। जोरबाग तो बहुत छोटे घर, जोरबाग वाले कोठियां तो वहां पर कराची के शहर में बहुत सारी मिल जाएंगी आपको। अच्छा, नवाज शरीफ का मतलब महल जैसा घर है, तो वहां ये शादी हो रही थी साहब। तो ये पाकिस्तान का हाल है। अब मैं आपको बता दूं जरा, जो मैं आपसे खबर कह रहा था कि टैरिफ की लड़ाई जो है ना, देखिए तलवारें तो तलवार हर किसी के पास होती है। समीर जी से आपने कमेंट नहीं पूछा इस पर, अभी दे देंगे, चलिए अभी दे देंगे। तो तलवार जो है तो सबके पास। अब इस वक्त ट्रंप लहरा रहे, लेकिन केवल हमने चुपचाप काम कर दिया अपना। अक्टूबर में भारत ने अमेरिका से जो हम दाल आयात करते हैं उस पर 30% टैरिफ लगा दिया था, और ये है लगा हुआ है ऑलरेडी। और 2 सेनेटर ने, मतलब 2 सांसदों ने ट्रंप को चिट्ठी लिखी है कि हमारे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, आप मोदी, नाम लिख के कि आप नरेंद्र मोदी से बात कीजिए और ये टैरिफ हटवाइए। ये हालत ये है। ऐसा नहीं है कि भारत ने इसका जवाब नहीं देंगे। मुझे एक बड़ा अच्छा एक स्टैटिस्टिक्स मिली थी, वो मैं आपको बता दूं। दुनिया के किस देश पर इस वक्त सबसे ज्यादा टैरिफ लगा हुआ है, एक लिस्ट मैंने निकाली, ये लिस्ट है ये। इसमें सब टॉप पे कौन सी कंट्री है पता है आपको? नंबर 1 सबसे ज्यादा टैरिफ किस देश पे दुनिया पे? इंडिया। 50% टैरिफ हम पे लगा हुआ है इस वक्त। इसके बाद चाइना पे 47% है, सीरिया पे 41% है, लाओस पे 40% है। ऐसे नंबर 1 पे इस वक्त इंडिया है। और अभी वो ईरान से अगर कुछ और व्यापार कर लें तो 25% और लगा देंगे, तो 75% हो जाएगा। लेकिन भारत जो जवाब दे रहा है उसकी हमने शायद मुनादी नहीं की, लेकिन जवाब दिया था ये।
और ये वहां दर्द हो रहा है जहां वहां पर ट्रंप को सबसे ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि इनके सारा व्हाइट एग्री- गोरे किसान जो है ना, एग्री सेक्टर की तो सारा वो झगड़ा मेन है झगड़ा है और वो मेन डोनर्स हैं ट्रंप के। उनको चोट पहुंची है इससे, समीर जी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना बोले ट्रंप को जो सबक सिखाया है, ट्रंप को लग रहा था कि मैं टैरिफ लगा दूंगा तो प्रधानमंत्री मोदी गड़गड़ाएंगे, मुझसे बात करेंगे, मिलने आएंगे। दुनिया के जैसे तमाम देशों ने मेरी टैरिफ को मान लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया, प्रधानमंत्री मोदी मिले नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तरीके से नए मार्केट डेवलप किए, सब किया। अब अमेरिका को लग रहा है कि भाई भारत के साथ जो हमारा साथ व्यवहार हुआ है वो गलत हो रहा है, और जिस तरीके से पाकिस्तान अमेरिका के अंदर सीनेटर लोग और सांसद लोग विरोध कर रहे हैं, अब ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो धैर्य रखकर शांति से इसका जवाब दिया है, उसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना ठीक है पड़ सर। रहा है। अब मैं एक खबर आपको बता दूं जल्दी से, हमारे यहाँ जो अमेरिका के नए राजदूत आए, उन्होंने कार्यभार संभाला, सर्जियो गोर, उनकी 2 तस्वीरें 2 जगह वो जाकर के मिले मुंबई में। एक पहले वो गए, ये ताज पैलेस होटल है, ताज होटल मुंबई का, जहां पर 9/11 का आतंकवादी हमला हुआ था, वहां वो गए, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, भारत के वीरों को उन्होंने नमन किया और ये बताया कि 6 हमारे अमेरिकी लोग भी इसके अंदर मारे गए थे। ये तो एक बात है, लेकिन इस वक्त ट्रंप का अमेरिका किसी भरोसे लायक नहीं है। जब वो वहां जाके पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है अमेरिका का राजदूत, उस टाइम पाकिस्तान में अमेरिका की सेना एंटी टेरर एक्सरसाइज कर रही है पाकिस्तान की सेना के साथ। सोचिए, पाकिस्तान की सेना के साथ आतंकवाद विरोधी सैन्य अभ्यास किया जा रहा है, और यहां उनका जो एम्बेसडर है वो पाकिस्तान के आतंकवादियों के हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। पता नहीं क्या किसके, पता नहीं क्या। नहीं, एंटी टेरर एक्सरसाइज पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं क्या? एक ये दूसरा एक कमेंट मुझे इसमें त्रिपाठी जी का चाहिए जरूर। दूसरी मुलाकात इन्होंने भारत में आरबीआई के गवर्नर से की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है। आरबीआई के गवर्नर से अमेरिका का राजदूत क्यों मिल रहा है? कुछ लोगों ने ऐसा कहा, मुझे मालूम ठीक है कि नहीं त्रिपाठी जी, ये जो हमने बीच में बहुत सारा सोना मंगाया है वहां से, अब हमारा सोना जो वहां रखा हुआ था, क्या उसका कोई लेना देना है इससे? नहीं, इतना भर नहीं है। भारत ने डॉलर जो होता है उसकी बिक्री खूब जम के की है, सोना अपना भारत मंगाया है, और अपने जो जिसको कहते हैं ना कि हम रिजर्व में जो हिस्सा रखते हैं, तो उसमें डॉलर करेंसी की बजाय गोल्ड का रिजर्व बढ़ा दिया है। और भारत जैसा देश जब ये कर रहा है तो उस वक्त सिर्फ भारत नहीं कर रहा है। एक दिन और मैंने कहानी कुर्सी की में जिक्र किया था कि पिछले 1 दशक में 18% डाउन हो गया है जो दुनिया भर की करेंसी का मार्केट है, और अगर भारत इस ट्रेंड को लीड करता है तो अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किलें होने वाली। एक बात मैं कह दूं, वो इसलिए पाकिस्तान एंटी टेरर वाले में साथ चला जाता है ना, आसानी होगी नहीं कि पाकिस्तान अमेरिका यही सब करेगा एंटी टेरर में, तो अपने क्या नाम है उसका, मसूद अजहर, वो जितने सब उन सबको बता देंगे कि भाई ऐसे ऐसे ये लोग करेंगे, थोड़ा अच्छे से बच के रहो, चलिए सहूलियत देगा। ये सब नया ट्रंप का अमेरिका है जिसके बदौलत दुनिया में सब कुछ हो रहा है। आज वक्त इतना ही था, बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर रागी जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका।